नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसेट क्रैश कोर्स सीरीज में डे 7 पे हैं। 7th क्लास हमारी ये है और आज हम कवर करेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो कवर कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको मैं आपको तुरंत जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद कुछ थ्योरम्स, कुछ फॉर्मुलेस वगैरह वो रिवाइज कराऊंगा। एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 13-14 साल के जो सवाल हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे 2000, बेसिकली 2000, हाँ 11 से लेके 2023 तक जितने भी सवाल आए हैं ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे अलोंग विद फ्यू मोर क्वेश्चंस, जो कि मैं समझता हूँ कि यूपीएससी लेवल के ही हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्योमेट्री में बहुत आपके काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेशन को मैंने प्लान करा है। और शायद आपको आवाज से लग रहा होगा कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से हमारी लाइव क्लास हो नहीं पाई। लेकिन क्लास लेना बहुत जरूरी था, तो जैसे जैसे मैंने पूरे दिन अभी अपने आप को स्वस्थ रखा है और अब जाके मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करने की स्थिति में मुझे लगा है कि मैं हूँ, तैयार हूँ। तो एक बार करते हैं इसको, फिर आराम से मैं दोबारा रेस्ट करूंगा। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी से। हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो 1 में रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम यहाँ पे, और सिंपल इक्वेशन, ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं। सीरीज, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये भी हम लोग रीजनिंग में कवर कर चुके हैं। परमिटेशन, कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, ये भी कवर कर चुके हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये कर चुके हैं। अभी ये वाली क्लास है। और इसके बाद सिलोजिज्म, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर और क्यूबॉइड, इसका भी एक और आपका रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो कल एज सुन एज पॉसिबल मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके सामने लेके आ जाऊंगा और साथ के साथ इस वीडियो को भी लेके आऊंगा। और इन केस अगर हालत साथ नहीं देती है, तबीयत और बिगड़ जाती है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। मैं इन सभी टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास के लिंक्स जो है मेरे, वो मैं शेयर कर दूंगा। उसमें जो क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट है, वो आप जल्दी से जल्दी इसको गो थ्रू कर लेना, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। साथ साथ में क्वेश्चन बैंक जो मेरे पास अवेलेबल है इन चैप्टर्स का, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा, वहां पे मैं आपको कंटेंट शेयर कर दूंगा। प्लस ये फॉर्मूलाज की जो है एक मैंने बनाया है पीडीएफ, लेकिन उसमें सारे फॉर्मूले अभी मेरे मर्ज नहीं कर पाया हूं, तो वो मर्ज करके मैं तुरंत जो है एक साथ आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज वो भी टाइम नहीं मिला तो मैं आपको इंडिविजुअल फॉर्मेट जो है, अलग अलग जो है फॉर्मूला कॉपीज, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम बिना देरी से। और आप एक्टिव रहिए बस, और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। देखिए, ग्रुप बना हुआ है हमारा, ग्रुप में जो भी डाउट्स हैं आप लोग शेयर कर रहे हैं, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो ग्रुप पे आप फुल्ली एक्टिव रहें, मैं भी फुल्ली एक्टिव हूँ। हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बस आपको जो है इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको जो भी डाउट है वो आपको बताना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो है हेल्प हो पाएगी। चलो शुरू करते हैं सेशन को। यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे आपके सामने है, बेसिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन पे रिलेटेड आप देखेंगे आगे जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला, ये वाला पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल कई बार आया है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोल लो इसे। और साथ के साथ 1000 लीटर क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर, या फिर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है, ये बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये मीटर क्यूब बोलो या फिर क्यूबिक मीटर बोलो, एक ही बात है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको कई बार जो है यूपीएससी ने 2-4 सालों में जो है कई बार यहां से सवाल पूछे हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपके एकदम टिप पे रहना चाहिए, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पे गलती का मतलब है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ढंग से ध्यान नहीं दिया है। सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अपने आप ये चीज नोटिस हो जाएगी। ठीक है, और बाकी यूनिट कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। सवाल आए नहीं है तो क्या हुआ,
आ सकते हैं, तो हमें तैयार रहना है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, हमें मालूम है। 10 क्विंटल में 1 टन हो जाता है, जो कि 1000 किलोग्राम के बराबर हो जाता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंटर्स आपको जो है मालूम होने चाहिए। 1 एकड़ में 1000 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। 1 एकड़ का मतलब क्या होता है? 100 स्क्वायर मीटर, या फिर 100 मीटर स्क्वायर की जो एरिया है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन है। और यहाँ 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, या 2.5 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम एंगल्स पे, ठीक है। बेसिक बेसिक एंगल्स के बारे में हम बात करें। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जिसका एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसका एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। मोर देन 180 बट लेस देन 360। और साथ ही साथ फुल रोटेशन एंगल क्या होता है? जो कि कंप्लीट एंगल, इसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, जो कि होता है क्या? 360 डिग्री के बराबर। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स आप सभी को मालूम होना चाहिए। एक्यूट एंगल फिर से बता रहा हूं, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा 90 से 180 डिग्री के बीच में। स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 180 से 360 डिग्री के बीच में। और फुल रोटेशन एंगल क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ये पॉइंट्स में भी आपको यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? बिगर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसका एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर आ जाता है यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से छोटा। फुल रोटेशन एंगल क्या होता है? जिसका मेजर 360 डिग्री होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको मालूम होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर। टू एंगल्स हुज मेजर एडेड टू 90 डिग्री, ठीक है। जिनका सम जो है, दो एंगल्स का सम जो अगर 90 डिग्री होता है, तो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। तो हो सकता है बहुत बेसिक क्वेश्चन ये आपसे दे दिया जाए, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में दे दिया जाए, या कैसे भी आ सकता है कि टू एंगल्स, या फिर ये बोल दिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना? 40 डिग्री, ये दे दिया जाए। या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी लिखा हुआ सकता है अगर फॉल्स स्टेटमेंट देगा तो, कॉम्प्लीमेंट्री टू 50 डिग्री इज 130 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल्स का जब ऐड करते हैं ना, दो एंगल्स को, तब सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तब दो एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री ये पता होना चाहिए। अब ये याद कैसे रखेंगे? सिंपल सी ट्रिक है। एबीसीडी में सी पहले आता है और एस बाद में आता है ना। एबीसीडी जब हम काउंटिंग करते हैं तो सी पहले आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पहले आएगा और सप्लीमेंट्री क्या आएगा? बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम काउंटिंग करते हैं तो 90 डिग्री पहले आता है ना, फिर आता है क्या? 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। सिंपल, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। जिनको ये चीजें जिन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं है, उनके लिए कंफ्यूजन जो है यहाँ पे पैदा हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं। ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल की 3 साइड होती है और उसके जो एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये ट्राइंगल की बेसिक नेचर है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब किन्हीं भी दो साइड को जब आप पकड़ेंगे एक ट्राइंगल का, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड जब आप पकड़ लेते हैं, तो उनका सम जो होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा ट्राइंगल। देख लेना आप कोई भी ट्राइंगल ऐसा पकड़ लीजिए, वो ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब उनकी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर हम एक ट्राइंगल देख लेते हैं कोई सा भी, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल। हम मुझे दिखाई दे रहा है ये एंगल सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। देखने से पता चल रहा है ये उससे थोड़ा छोटा होगा और ये सबसे छोटा एंगल है, ठीक है। तो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट है ना, हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, और सबसे छोटे एंगल के अपोजिट सबसे छोटी साइड होती है, ठीक है। इस बात को है ना, हमेशा ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए कि एंगल अपोजिट टू
side opposite to greater angle will always be the greatest and side opposite to least angle will always be the least in dimension. ठीक है, तो side opposite to the greatest angle will always be the greatest and the side opposite to the smallest angle will always be the smallest. ठीक है, ये पॉइंट एकदम आप दिमाग में सेट कर लीजिए। स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। अभी तक देखिए ज्योमेट्री को हम लोगों ने वेटेज कम क्यों दी अभी तक, ये बात समझिएगा। ये क्लास, ये मुझे पॉइंट जो है सबसे पहले बोलना चाहिए था क्लास स्टार्ट होने से पहले, लेकिन ठीक है अभी याद आया तो अभी मैं बोल देता हूं कि ज्योमेट्री में जो है हमेशा, ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट है, लेकिन काफी सालों से, पिछले 5-6 सालों से जो है यहां से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। अगर पूछे गए भी हैं सवाल, कभी कभी तो सवाल ही नहीं आए हैं। जैसे 2023 में एक भी सवाल नहीं आया है, एक भी सवाल आपको नहीं दिखा होगा 2023 में ज्योमेट्री से। ठीक है, वहीं एक और साल था शायद 2019 में भी एक भी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन लेकिन उससे पहले हर साल एक एक सवाल तो आया ही है, और 2016 2011 इनमें 3-3 4-4 सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको ये है कि भाई पिछले साल सवाल नहीं पूछा गया कोई बात नहीं, उससे पहले एक एक सवाल आए हैं कोई बात नहीं, इस साल कितने भी सवाल आ सकते हैं, आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपका एज पर द ट्रेंड हम लोग थोड़ा सा इस पे कम फोकस करेंगे, क्योंकि कंटेंट ज्यादा कवर करना पड़ता है। हो सकता है शायद एक या दो सवाल ही पूछे, तो इतना सारा कंटेंट इतना फोकस करने के लिए इससे बढ़िया हम जो है बाकी चैप्टर्स पे फोकस करें जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, तो वो हमें हमेशा ज्यादा आउटपुट देगा ही देगा। लेकिन बेसिक्स आपको हर एक चैप्टर के मालूम होने चाहिए यार, क्योंकि अगर कोई ऐसा लल्लू और ऐसा सवाल आ गया ना उठ के जो कि बहुत बेसिक है और वो आपको क्लिक नहीं कर रहा है एग्जाम में, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा कोसोगे कि यार मेरा अगर ये सवाल सही हो जाता ना तो शायद मैं सी सेट क्वालिफाई कर जाता, अगर आप एकदम एज पे रह गए तो, है ना। तो इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी हमें समझना है, बेसिक्स तो एटलीस्ट हमें हर एक चैप्टर के कंठस्थ होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए बेसिक्स। बेसिक्स में कहीं गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए हमें, हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है किसी के चैप्टर में जहां से वेटेज ज्यादा नहीं है, जिस चैप्टर का उसके डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन बेसिक हर एक चैप्टर का क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है ना, तो इसका मतलब आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, यूपीएससी की आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, इस बात को मानिए आप। और अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है और बाई चांस अगर आपका सी सेट नहीं निकलता है, तो आप यूपीएससी को दोष नहीं दे सकते। उस केस में आपको अपनी तैयारी को समझना पड़ेगा कि आपने कहां गड़बड़ की है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा, है ना। अभी भी समय है, बेसिक्स हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें अगर कवर कर रखे हैं तो बेसिक्स करिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें पहले पहले इंपॉर्टेंट चीजें जहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, है ना, यहां से आपको अच्छे से कवर अप करना है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क को अच्छे से करना है, जिसके मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मैराथन सेशंस बनाए हैं, और इंडिविजुअल सेशंस भी आपके लिए हैं एक एक चैप्टर के, कि 3-3 4-4 चैप्टर में कवर करा है, हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा है, तो वहां से आप देखिए, तो आपको क्या है, बहुत मदद मिलेगी मिलेगी। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। एरिया क्या होता है भाई, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी अगर हाइट ये है, बेस ये है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है हमेशा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और अगर हमें उसके मतलब अगर हमें साइड्स पता है, हमें हाइट नहीं मालूम है, ट्राइंगल की साइड्स पता है एबीसी, ठीक है, लेट्स से एबीसी बीइंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ए बी और सी, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो साइड से ही हम डायरेक्ट जो है एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। ये हेरॉन्स फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हेरॉन्स फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट यहाँ से सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एस की वैल्यू क्या होती है, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, एस को हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, एस इक्वल्स टू सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एस क्या हो जाएगा, हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय टू। भाई सम ऑफ द साइड क्या होता है, पेरीमीटर होता है, डिवाइडेड बाय टू कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो एस क्या होता है, हमारा सेमी पेरीमीटर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत काम की चीज है। अब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब उसकी तीनों की तीनों साइड जो है एग्जैक्टली सेम हो। तीनों की तीनों साइड जो है ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल हैं, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब तीनों साइड जो है उनकी बराबर हो, तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, वहीं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाते हैं, जब उनके एंगल्स जो हैं वो सेम हो,
अगर एंगल सेम है, साइड सेम नहीं है, एंगल सेम है, तो उन्हें हम सिमिलर कहेंगे। ठीक है, अगर साइड सेम है तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट तो कहेंगे। सिमिलर भी ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होते हैं। लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। ये डिफरेंस समझिएगा। ये भी एक स्टेटमेंट आ सकती है। क्या स्टेटमेंट आ सकती है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दे विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर ये पूछे बोले आपसे कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ब्लॉक में लिखिए, नोट बना के लिखिए अपने नोट्स में, अभी लिखिए ताकि आप इनको बार बार रिवाइज कर पाए, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है पेपर आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर आ रहा है। तो एप्टीट्यूड में वो आपसे कैलकुलेशन नहीं, ज्यादा डेप्थ में नहीं, आपसे स्टेटमेंट से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ज्योमेट्री से स्टेटमेंट में सवाल आ सकते हैं। चलो, तो बता दिया मैंने। द एरिया, ऑल्टीट्यूड एंड द वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है क्या कि जो भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं आपस में, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं आपस में, तो उनके एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होते हैं वो उनका रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड जो होते हैं, उनके साइड्स जो होती हैं ट्राइंगल्स की, उन सब का रेशियो जो है सेम होता है। एंगल्स होते हैं उनका भी रेशियो जो है सेम होता है, तीनों एंगल्स का रेशियो जो होता है वो भी सेम होता है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। वॉल्यूम भी जो है उसका भी रेशियो सेम होता है। ठीक है, एरिया, ऑल्टीट्यूड, वॉल्यूम, साइड्स, एंगल्स, सबका रेशियो जो होता है वो सेम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल का बेसिक फंडा है भाई, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, ये हो गई क्या सर्कल की प्रॉपर्टी। सर्कल की दो प्रॉपर्टीज और बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको। अगर एक सेमी सर्कल, एक डायमीटर में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, और इस डायमीटर से कोई भी एक एंगल यहाँ पे बनाता हूँ, सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बनाता हूँ, तो ये एंगल जो है सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। किसी भी साइड बना दूं, कोई भी एंगल बना दूं यहाँ पे किसी भी साइड, ये हमेशा एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। सो इफ any angle drawn within the circle using the diameter as one of the side of that particular angle, then the angle formed on the periphery of the circle will be equals to 180 degree। ठीक है, इसको, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर, दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर, तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो ए पी मल्टीप्लाई बाय पी बी बराबर होता है हमारा सी पी मल्टीप्लाई बाय पी डी। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ए पी मल्टीप्लाई बाय पी बी, ये बराबर होता है हमारा सी पी मल्टीप्लाई बाय पी डी। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है यहां से। ठीक है, और क्या पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है वो ऐसे। ठीक है, मतलब यही है कुछ कुछ चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। और ये भी, ये इसी में एक और चीज है एक्सटर्नल, अगर ये अंदर की जगह बाहर एक दूसरे को काटते हैं, ये है अगर, ठीक है, ये है, ये पी पॉइंट है एक्सटर्नल, अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ए बी सी और डी अगर ये है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगेन ए पी इंटू बी पी बराबर होगा क्या, डी पी इंटू सी पी, ये होता है, ये इसका है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वो इसका है, ये इसका है, ठीक है, और ये इसका है। अगर ये बाहर दोनों कॉर्ड्स बाहर एक दूसरे को टच करती है सर्कल के बाहर, तो ये फॉर्मूला होता है, और अंदर करती है तो ये होता है। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, देख लो फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको समझना चाहिए कि भाई पूल क्या रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से, कॉर्ड के दोनों पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, इसका प्रोडक्ट हमेशा दूसरे जो कॉर्ड है उसका भी सेम, दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलो, और कुछ, और कोई बात है? नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, और कुछ याद आएगा तो मैं आपको क्लास के बीच में तुरंत बता दूंगा। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, भाई आप अब जिस कमरे में बैठे हैं अभी, है ना, इमेजिन करना, इमेजिनेशन से आपको समझाऊंगा, जिस कमरे में आप बैठे हैं अभी, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें चार दीवारें हैं,
ठीक है, सामने पीछे राइट में और लेफ्ट में 4 दीवारें हैं और ऊपर छत है, नीचे क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि चारों दीवारों जो है ना आपके साइड में, उनका एरिया, सिर्फ उनका एरिया। तो चारों दीवारें क्या है, रेक्टेंगल है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। भाई फ्रंट साइड में ब्रेथ अगर आपकी है तो जो भी लेंथ है मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा सामने वाली दीवार का। सेम एरिया पीछे वाली दीवार का होगा तो उसको डबल कर दो, है ना। और जो एरिया राइट साइड वाली दीवार का होगा वही लेफ्ट साइड वाली दीवार का होगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे राइट साइड में, वही हो जाएगा लेफ्ट वाली दीवार का एरिया, तो उसका डबल कर दिया हमने, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एल इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच, इनको जब आप क्लब करके लिखते हैं तो क्या आता है फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। तो आप है ना, फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, तो हमें आता है भाई रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, तो रेक्टेंगुलर दीवार है, सिंपल से एरिया निकाल लेंगे, इस दीवार का, इस दीवार का, सामने वाली दीवार का, पीछे वाली दीवार का। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको ग्राउंड और टॉप फ्लोर को ऐड करना है। ठीक है, छत का और जमीन का एरिया ऐड करना है। छत का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, सेम एरिया नीचे होगा, उसका डबल कर दो, खत्म। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और वहीं क्यूब के केस में क्या होती है, क्यूब के केस में सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यूब के केस में सारी साइड्स क्या होती हैं, एस होती हैं अगर। तो भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, लेटरल सरफेस हो गया हमारा, लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4s², टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6s², और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एस क्यूब हो जाएगा। बस इतना सा है क्यूब में। ठीक है, इतना सा फर्क हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्यूब क्यूबॉइड में दो चीज होती हैं, एक तो डायगोनल होता है, दीवार के ऊपर जो डायगोनल बनता है, मतलब एक दीवार है उसका डायगोनल होगा इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, है ना। भाई इस वाले टॉप कॉर्नर से लेके बॉटम कॉर्नर तक, राइट वाली दीवार का टॉप कॉर्नर राइट साइड में, बॉटम कॉर्नर लेफ्ट साइड में, ये जो लेंथ है ये डायगोनल कहलाएगा इस दीवार का, इस रेक्टेंगुलर दीवार का, है ना। सिमिलरली सामने वाली दीवार पे भी आप देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा डायगोनल क्यूबॉइड का क्या होता है, आप आपके सामने वाली दीवार के राइट कॉर्नर को लीजिए और आपके पीछे वाली दीवार के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर को लीजिए। ठीक है, सामने वाली दीवार का टॉप राइट कॉर्नर और पीछे वाली दीवार का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायगोनल मिलेगा। तो ये आपके मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायगोनल होता है। ठीक है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब तीनों साइड का जब स्क्वायर्स का सम ले लेंगे उसका अंडर रूट ले लो, वो आपके हो जाएगा। और जो डायगोनल होता है, एक दीवार के जो डायगोनल है उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी होती है अंडर रूट ऑफ जो भी इनकी साइड्स है, एल इंटू एच, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, या फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी होता है ना, वो ले लेंगे। और डायगोनल का क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये हो जाती है वैल्यू। तो ये रही इसकी वैल्यू और ये रही इसकी वैल्यू। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है ना क्यूब का और क्यूबॉइड का, वो इससे निकाला जाता है। ठीक है, क्यूब वाले केस में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3s² हो जाता है, तो अंडर रूट 3s जो है वो वैल्यू हो जाती है लॉन्गेस्ट डायगोनल की। क्यूब वाले केस में स्क्वायर रूट ऑफ 3s, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और s बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट के, ये हो जाता है क्या क्यूब वाले केस में, ये क्यूब वाले केस में लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाता है ना। और डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट 2 है, अंडर रूट 2s, है ना, ये डायगोनल की वैल्यू हो जाती है क्यूब के केस में। क्यूब ये रहा भाई, क्यूब भी आ गया, 4s² और 6s² और s क्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पिछले उसमें, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। डी होता है आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, √3s। ठीक है, अगर सारी साइड्स क्या है, ए है यहाँ पे, जैसे ए दे रखी है यहाँ पे, तो मैं ए लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, √3a। ये होता है क्या, लॉन्गेस्ट डायगोनल। क्लियर, ये चीज है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है भाई, ये क्यूबॉइड नहीं है, सॉरी, ये तो सिलेंडर है, गलत लिख दिया यहाँ पे, मुझसे ही गलती हो गई। ये क्या है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 2 होते हैं, टॉप और बॉटम। ठीक है, बेस शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है, बेस का शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है यहाँ पे।
टॉप शेप भी सर्कुलर होता है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr। भाई 2πr/h कैसे निकला हमने, पहले जो नीचे वाला सर्कल है उसका क्या निकाला हमने, पेरीमीटर 2πr से, 2πr पेरीमीटर और h से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2πr/h हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, बेस का एरिया निकाल लेंगे, विच इज व्हाट, πr²। πr² सर्कुलर बेस का एरिया गया, और उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो πr²h हो जाता है क्या, वॉल्यूम। सिंपल, इतना सा ध्यान रखना है। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया विच इज 2πr/h है ना, और टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया विच इज अगेन πr² प्लस πr², तो ये हो जाता है हमारा 2πr², जो कि हो जाएगा हमारा बॉटम और टॉप का एरिया। ठीक है, और 2πr/h क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये वाला, इसको जब हम ओपन कर देते हैं ना यहाँ से, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है, तो 2πr/h हो जाता है ना। तो रेक्टेंगल बोलो आप, या फिर क्या बोलो, लेटरल, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्फेयर्स का फॉर्मूला देख लो, स्फेयर्स के फॉर्मूले क्या है, डी, डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है, एरिया क्या होता है 4πr² रहता है। स्फेयर क्या है, 3D फिगर है, जो आपके बॉल होती है, ग्लोब होता है ना, आपके पास होगा कुछ ना कुछ ऐसा, आपने देखा होगा, वो क्या होता है 3D सर्कुलर, 3D में सर्कल बोले तो स्फेयर है ना, वो है। तो इसका एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा इसका, लिटरल वेटरल कुछ भी नहीं होगा इसमें, तो टोटल सरफेस के एरिया क्या हो जाएगा 4πr² है ना, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 4/3πr³, 4/3πr³। और वहीं अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूं, किसकी, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर शायद इसमें मेंशन नहीं किया है, मैं भूल गया। तो हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, हेमिस्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया मतलब हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर बेसिकली आधा हो जाता है, आधा, हाफ ऑफ दिस है ना, हाफ ऑफ दिस स्फेयर क्या हो जाता है हमारा, लिटरल हेमिस्फेयर हो जाता है ना। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है हमें स्फेयर, हेमिस्फेयर दिखाई देता है। मतलब आप एक बॉल को आधा काट दो तो वो हेमिस्फेयर बन जाएगा। ठीक है, या फिर आपने कटोरी देख लो, वो हेमिस्फेयर शेप होती है। ठीक है, तो ये हेमिस्फेयर होता है। तो इस हेमिस्फेयर का जो होता है लिटरल सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना बाहर सर्कुलर पार्ट, इसका राउंड वाला फिगर, फ्लैट वाले फिगर के अलावा, ठीक है, जो फ्लैट है आधा, उसको अलावा ये क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया होता है। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 2πr² होती है। भाई टोटल सरफेस, टोटल स्फेयर का क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr² का जस्ट आधा क्या हो जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr², तो ये हो गया लेटरल, प्लस इसका ये सर्कुलर जो है ना फ्लैट सरफेस नीचे सर्कुलर, इसका क्या हो जाएगा हमारा πr², तो 2πr² प्लस πr² बोले तो 3πr², ये हो जाता है इसका। ठीक है, और वहीं इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम जस्ट इसका स्क्वायर का आधा, मतलब 4/3πr³ की जगह क्या हो जाएगा 2/3πr³, ये हो जाएगी इसके वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप सभी को लिख लेने चाहिए। ठीक है, डन, कर लेना, इसको लिख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम सी सेट के सवालों पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल करते रहेंगे बीच बीच में, और बीच बीच में जो है अलग से सवाल भी लेते रहेंगे, तो मिक्सअप चलता रहेगा हमारा। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे। A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुरंत पहला सवाल ही जो है ना आपका मीटर क्यूब और लीटर्स का आ गया। यूनिट कन्वर्जन याद करो, यूनिट कन्वर्जन याद करो, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है, याद आ रहा है ना। बस, तो 4000 लोगों को, विलेज की जो पॉपुलेशन है उसको, हर एक लोग को पर 150 लीटर वाटर पर हेड पर डे जो है जरूरी होता है। ठीक है, इट हैज अ टैंक मेजर 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर, कितने दिन के लिए पानी जो है उस टैंक में जितना पानी भरा हुआ है वो कितने दिन तक चल जाएगा, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो रिक्वायर्ड जो वाटर वॉल्यूम है पर डे का वो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर पर डे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 4000 गुणा 150, 4000 गुणा 150। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 4 जा 60, और 1 0 और 1 2 3 0, तो मतलब ये आ जाएगा हमारा 6 लाख लीटर। ठीक है,
6 लाख लीटर ये आ जाएगा, पर डे की वॉल्यूम है ये रिक्वायरमेंट विलेज की, ठीक है। वहीं वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है 15 × 6 × 20, तो 20 × 15 × 6, ठीक है। 15 × 2 = 30, 3 आ गया, ठीक है। 3 6 3 18, 180, 1800, तो 1800 मीटर क्यूब जो है ये इसका वॉल्यूम है। 1800 मीटर क्यूब का मतलब होता है, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा हमारा क्या, लीटर्स, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय ये 3 और 2 5, ठीक है, 10⁵5 लीटर्स, ये हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगी क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब क्या निकालना है हमें, कितने दिन तक पानी चलेगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक जो है उसको डिवाइड कर देंगे पर डे की रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है रिक्वायर्ड वो क्या होगा, 18 × 10⁵5 लीटर्स डिवाइडेड बाय पर डे कितना चाहिए, 6 लाख चाहिए, तो 6 × 10⁻⁵ कितना है, 1 2 3 4 5, 10⁵5 लीटर्स ही है ना। तो ये से 10⁵5 से 10⁵5 चला जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा, तो 3 डेज जो है ये आपका पानी चल पाएगा, 3 डेज आपका आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। आगे बात समझ में, बस। तो सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं था इतना, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यूनिट मेजरमेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट था। तो 3 डे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है, खत्म। सी सेट 2011 में पूछा गया था ये सवाल। चलो अगले सवाल पे आते हैं, ये देखो अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, यूपीएससी 2011 में ही पूछा गया था ये सवाल, और मैं मानता हूं ये बहुत शानदार सवाल है। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया की नॉलेज नहीं, यहां पे आपको फैक्टर्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, फैक्टर्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्यों है, मैं समझाऊंगा आपको, यहां पे ध्यान से देखना। ये क्या बोल रहा है, सवाल पढ़ते हैं अपन, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, आंसर द गिवन बिलो, ठीक है, आइटम गिवन बिलो। द अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 रेक्टेंगल्स विच इज शोन एज अबव, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है हमें 4 रेक्टेंगल में ये स्क्वायर है, इसको 1 2 3 4 रेक्टेंगल में डिवाइड कर रखा है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ही है, कोई डेसिमल नहीं है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन नंबर्स भी नहीं है। द एरियाज ऑफ द 2 रेक्टेंगल्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, 48 और 15, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब आपको जो है आपका दिमाग चलना चाहिए यहां से, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, हर एक स्क्वायर की लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। आओ, तो हमें पता है कि भाई एक ये लेंथ है, एक ये ब्रेथ है, ठीक है, ये भी ब्रेथ होगी, ये लेंथ होगी, ठीक है। ये ए साइड है, ये बी साइड है, तो ये बी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, क्लियर। ये ए है, ये जो साइड है ना हमारी, ये अगर ये एल एल है लेंथ और ब्रेथ, तो ए बी की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, पी क्यू लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, ये अगर बी है, ये बी है, तो ये भी बी होगा, ठीक है। ये एल है, ये एल है, ये एल होगा, ये एक्स है, तो ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, ठीक है। ये वाई है, ये वाई है, और ये वाई होगा, ठीक है। अब हमें जो है इस ट्रैक्टेंगल का एरिया क्या दे रखा है, एक्स इंटू वाई 15 दे रखा है, एक्स इंटू वाई कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, ठीक है। और वहीं इसकी वैल्यू एल इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 48 दे रखी है, ठीक है। एल इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 48 दे रखी है, क्लियर। और हमें इस बोला जा रहा है कि एल प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो एक है ना, हमारा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए यहाँ पे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ना इसकी ईच साइड की लेंथ क्या होगी, मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए एल प्लस एक्स जो है, एल प्लस एक्स जो है वो बराबर किसके होना चाहिए, एल प्लस एक्स बी प्लस वाई के, बी प्लस वाई के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कंडीशन आपको स्क्वायर के बारे में बताएगी कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने बोला आपको कि लेंथ कौन सी बोली थी, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये एल है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई है, हाँ एल बी एक्स वाई, ठीक है। एल एल एल, बी बी बी, एक्स एक्स एक्स, और ये वाई वाई वाई,
ठीक है, तो हमने बोला था b प्लस वाई बराबर होना चाहिए l प्लस एक्स के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या निकाला था, x इंटू वाई 15 और l इंटू बी क्या होना चाहिए 18 48, है ना, ये होने चाहिए। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो 15 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, देखो 1 इंटू 15 होगा, ठीक है, और 3 इंटू 5 होगा, यही दो फैक्टर्स हो सकते हैं 15 के। तो अब 48 के बना लेते हैं, 48 के देखो 1 इंटू 48 हो जाएगा, 2 इंटू 24 हो जाएगा, फिर 3 से भी जाएगा ये, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6 18, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 4 से जाएगा, हाँ 4 इंटू 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 से नहीं जाएगा, 6 8 जा 48 होगा, 6 इंटू 8 हो जाएगा। और कुछ पॉसिबल नहीं है, इन्हीं का ही फिर रिवर्स ऑर्डर चलता जाएगा। ठीक है, जो पॉसिबल थे हमने सारे यहाँ पे बना लिए। 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 8 ये आएगा, 9 10 11 12वां ये आएगा, 16 24 और 8। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली जो है फैक्टर्स बनेंगे। अब मैं ना इनमें से मुझे जो है एक्स वाई लेना है कोई भी, और इनमें से मुझे एल बी लेना है कोई। ठीक है, ताकि ये जो कंडीशन है ये मेरी फुलफिल हो जाए। यहां पे अब आपको दिमाग लगाना है। तो अब यहाँ पे जो सवाल है ना, अब ये सवाल जो है ना आपका एरिया से रिलेटेड नहीं, ये कॉमन सेंस से रिलेटेड हो चुका है, आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो चुका है। आपकी नंबर्स की जो इतनी नॉलेज है ना, फैक्टर्स की जितनी नॉलेज है, उससे जो है ये सवाल आपका लिंक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बेसिकली सवाल जो है ना नंबर सिस्टम का भी एक तरह से है, नंबर सिस्टम प्लस ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री का मिक्सचर है ये सवाल, है ना। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अगर मैं ये लेता हूं, तो इस केस में एक्स वाई में ऐसा कुछ भी नहीं बैठ रहा है भाई। 1 इंटू 15 लेता हूं एक बार, और ये सारे केसेस लेता हूं कि किसी में सेट हो रहा है क्या ये। तो इसके साथ तो नहीं हो रहा है सेट, तो ये इसके साथ गया, नहीं जाएगा, है ना। इसका और इसके साथ कोई मेल बैठ रहा है क्या, नहीं। 15 प्लस 2 और 1 प्लस 25 हो जाएगा 24, तो और 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बैठ रहा है। इसके साथ बैठ रहा है क्या, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 18, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, नहीं बैठ रहा है इसके साथ भी। 15 और 4 19 हो जाएगा, 12 और 1 13 रह जाएगा, नहीं होगा। 8 और 6 के साथ भी नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। देख लिया मैंने। अब इसके साथ देख लेता हूं मैं, 3 और इसका कुछ बैठ रहा है, नहीं बैठेगा, इसके साथ भी नहीं बैठेगा, इसका इसका इसके साथ भी नहीं बैठेगा, इसका इसके साथ 5 और 3 8 नहीं बैठेगा कभी भी। इसका और इसके साथ बैठ सकता है क्या, देखो 5 और 4 9 नहीं बैठेगा, इसका इसके साथ भी नहीं बैठेगा। तो इसका और इसका बैठ जाएगा, हाँ भाई इसका और इसका बैठेगा। देखो 5 प्लस 6 कितना होता है 11, और 8 प्लस 3 कितना होता है हमारा 11 होता है। तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे आपको 5 दे देता हूं, तो यहां से x की वैल्यू अगर 5 है, तो l की वैल्यू मैं कितनी लूंगा 6 ले लूंगा। ठीक है, और वहीं मैं y की वैल्यू अगर 3 लेता हूं, तो b की वैल्यू जो है मैं 8 ले लूंगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, दैट्स इट। दिस विल बी आवर आंसर। एक सिंगल आंसर आपको मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। बढ़िया सवाल था ना, बहुत बढ़िया सवाल था भाई, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया। ठीक है, आओ एक और सवाल देखते हैं ज्योमेट्री का। ये पीवाईक्यू का नहीं है, लेकिन अलग सवाल है। इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4 रूट 2 देन इट्स पेरीमीटर इज। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट उसके ज्योमेट्री के। भाई ये स्क्वायर है, ये एस है, ये एस है, ये एस है, और ये एस है। ठीक है, इसके डायगोनल की वैल्यू क्या दे रखी है 4 रूट 2। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इसकी वैल्यू 4 रूट 2 है, तो इसका मतलब ये 4 होगा और ये 4 होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना, ये किसके बराबर होती है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, तो यही तभी ये 4 रूट 2 बनता है। और ये क्योंकि स्क्वायर है, तो इन दोनों साइड्स को क्या है बराबर होना ही पड़ेगा। तो ये 4 हो जाएगी साइड, ये 4 हो जाएगी साइड, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, मतलब स्क्वायर जो है 4 का साइड का हो जाएगा। तो पेरीमीटर पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू एस, 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा हमारा 16 मीटर जो है आपका यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सवाल था। चलो अगला सवाल देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर होता है ना। भाई सरफेस एरिया बोल रहा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही बोल रहा है ये, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है ना। ए स्क्वायर क्या हो गया एरिया ऑफ वन साइड ऑफ ए क्यूब, है ना, वन साइड वन फेस ऑफ ए क्यूब। क्लियर, भाई क्यूब ये होता है ना, क्यूब बनाना भी सीख लो आप, इस तरह से क्यूब बनता है। ठीक है, ये क्यूब है, इसकी एक एक साइड जो होती है ए होती है,
तो एक साइड का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 साइड है, 6 फेसेस हैं, 6a² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो यहां से ए स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 600/6 मतलब 100। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी। तो साइड ऑफ ए क्यूब क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। सिंपल, हमें साइड पता चल गई। अब ये बोल रहा है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल की लेंथ क्या है। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, क्यूब का डायगोनल ये होता है हमेशा, लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है ना वो होता है क्यूब का, ठीक है। लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है ना क्यूब का, वही डायगोनल होता है क्यूब का। क्योंकि वो डायगोनल जो हमने देख रहे थे ना फेस वाला होता है वो तो डायगोनल, ये तो क्यूब का डायगोनल पूछ रहा है। लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है वही होता है क्या, क्यूब डायगोनल। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मैंने बताया था √3s होती है, √3s, याद कर लो है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10√3। सिंपल, 10√3 आंसर हो जाएगा। टिक करो, आगे बढ़ो। निकालना कैसे, निकालने का तरीका फिर से याद दिला देता हूं मैं। L² + B² + H², ठीक है। ये होता है डायगोनल की लेंथ, ये होता है डायगोनल की लेंथ। और एल बी एच जो है बराबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा √a² + a² + a² which is equals to what, √3a², which is again equals to √3a। लो, प्रूव भी कर दिया मैंने। क्लियर, चलो √3a लिख देता हूँ √3s की जगह। चलो आगे बढ़ते हैं। सी सेट 2014 में पूछा गया सवाल है। अब आप बोलेंगे सर 2012 और 2013 में नहीं पूछा था, नहीं पूछा था। इन दोनों सालों में एक भी सवाल नहीं आया है ना। तो देखो, कभी कभी नहीं पूछे हैं सवाल, एक साथ सवाल पूछ लिए। 2011 में दो सवाल पूछ लिए, 2013 12 और 13 में एक भी नहीं पूछे, और फिर 14 में पूछ लिया तुरंत एकदम से, है ना। पूछा क्या है सवाल, सिंपल सा सवाल है, देखना ध्यान से। अ गार्डन इंक्रीज द, ये परसेंटेज और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन सवाल है, परसेंटेज और ज्योमेट्री का कंबाइंड सवाल है। गार्डनर increase the area of his rectangular garden by increasing the length by 40% and decreasing the width by 20%. The area of the new garden, area of the new garden कितना बढ़ा, है ना, increase by 12%, 20%, 8%, is exactly same as the old area, ये बोल रहा है। तो कितना बढ़ा है या एग्जैक्टली सेम है ये आपको बताना है, ठीक है। उसने चेंज करने की कोशिश की है गार्डन के एरिया को। मान लो ये लेंथ इनटू ब्रेथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ है रेक्टेंगल की, ठीक है। अब न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, 40% से लेंथ बढ़ाई है, इसका नाम लेंथ क्या हो जाएगी, 1.4L हो जाएगी, हाँ या ना। 40% से बढ़ाने का क्या है, मल्टीप्लेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1.4 होता है ना। और 20% से डिक्रीज कर दी विड्थ, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 0.8b, 0.8 भी हो जाएगी विड्थ, है ना। यहां पे इसका एरिया क्या है, L इंटू बी है एरिया, और यहां पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया, न्यू एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4L इंटू 0.8b, ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकालिए, तो हो जाएगा 8 चौक 32, सॉरी, हाँ देखो 8 चौक 32, कैरी फॉरवर्ड दो, तीन जाएगा, दो लिखेंगे, और 8 एकम 8, 8 और 3 क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, एल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1.12 एल इंटू बी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर क्या है, 1.12 का, एल बी इसका एरिया था, और यहाँ पे 1.12 एल बी है, तो मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, 1.12 एल बी, है ना। 1.12 एल बी मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर है, इसका मतलब 12% से एरिया जो है वो बढ़ा है। तो एरिया हैज बीन इंक्रीज बाय 12%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? भाई दिक्कत है बहुत बड़ी, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। इस स्टूडियो में क्या है, एक पंखा भी होना चाहिए जो कि धीरे धीरे चलता रहे, एसी की जगह। अगर एसी नहीं चलाओ तो गर्मी लगने लग जाती है भयंकर, और जुकाम अलग हो रही है अभी। बड़े लोग कहते हैं कि, आज ही मेरे पिताजी ने मतलब मुझे बताया कि गर्मियों में लगने वाली जुकाम जो है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि यार ऑलरेडी इतनी गर्मी चल रही होती है, जिसमें आपके जुकाम लग रही है, तो आप कुछ ठंडा नहीं खा सकते, आपको गर्म लेना पड़ेगा। और गर्मी में गर्म चीज खाना और ज्यादा दुखदाई होता है, और ज्यादा दिक्कत देता है हेल्थ में। तो बहुत टेढ़ा काम होता है भाई, ध्यान रखो सब अपना अपना हेल्थ का।
गलती से भी फ्रिज का कुछ खा मत लेना आप, स्पेशली बाहर से आ रहे हो तो तुरंत। कल मैंने यही गलती करी थी रात को। चलो, इन अ प्लेन लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन y, ठीक है, एंड पैरेलल टू लाइन z, लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ lines v and w, line x is perpendicular to line v, which one of the following statements is correct? अच्छा, ये statements है। ओहो हो, इस सवाल को मैंने ढंग से यहाँ पे सेट नहीं किया है। तो लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन y एंड पैरेलल टू लाइन z, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ तक एक स्टेटमेंट है। लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस v एंड w, ये दूसरी स्टेटमेंट है। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है? लाइन x इज परपेंडिकुलर टू द लाइन v, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है, z u एंड w आर पैरेलल, ठीक है। चलो देखते हैं। लाइन एक्स इज, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसको ड्रॉ करते हैं, जो बोल रहा है उसको ड्रॉ करते हैं, है ना। सीसेट 2015 का सवाल है ये, ध्यान से देखना। यहां पर भी इसको मैं कर देता हूं कि समांतरण है रेखा यू दोनों। ये भी सवाल पूरा यहाँ पे आया नहीं है, हिंदी में भी सवाल जो है आधा अधूरा रह गया। चलो, आई सी टू दैट, है ना। इसको एक बार ध्यान मत देना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना बस आप। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई एंड पैरेलल टू लाइन जेड, ठीक है। एक्स जो लाइन है, एक्स लाइन जो है ये एक्स है, ये z है, और ये कौन सी लाइन है? ये है y लाइन, ठीक है। लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन y, x जो है वो y के परपेंडिकुलर है, एंड लाइन x इज पैरेलल टू लाइन z, ये बोला इसने, है ना। लाइन z के पैरेलल है, समांतर है ना। भाई लाइन x और y जो है वो क्या है? लंबवत है, लंबवत है ना। और लाइन x और z जो है वो क्या है? समांतर है, ठीक है। सिमिलरली ये बोल रहा है लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस v एंड w, लाइन u जो है वो परपेंडिकुलर है v और w के, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट एक बार और देख लेते हैं। लाइन x इज परपेंडिकुलर टू द लाइन v, लाइन x जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन v के, तो v लाइन भी यही होगी, ये v लाइन हो जाएगी, है ना। ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो z के भी परपेंडिकुलर हो जाएगी v लाइन, है ना। और दूसरी स्टेटमेंट अब आएंगे, दूसरी स्टेटमेंट पे लाइन u इज परपेंडिकुलर टू लाइंस v एंड w लाइंस, तो v के अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी तो वो ये होगी, और ये कौन सी लाइन हो जाएगी? u लाइन हो जाएगी। लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस v एंड w, तो w लाइन भी जो है वो भी यहीं से ही आएगी, ये w लाइन हो जाएगी, ये w लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें जो है इसने कही है, जिससे हमने ये डायग्राम बना लिया बढ़िया सा, ये सुंदर सा डायग्राम हमने बना लिया है। अब यहां से सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। देखो, वी डब्ल्यू वाई ये तीनों पैरेलल हैं आपस में, और एक्स जेड यू ये तीनों पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। अब इनसे हमें जवाब देना है। देखो, जेड यू डब्ल्यू, जेड यू और डब्ल्यू नहीं, जेड यू एक्स जो है ये पैरेलल है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, ठीक है। एक्स वी वाई आर पैरेलल, एक्स वी वाई नहीं, एक्स जेड यू आर पैरेलल, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। जेड वी यू, जेड वी यू नहीं, जेड यू और एक्स पैरेलल है, तो आर ऑल परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, नहीं गलत, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट वाई वी डब्ल्यू, वाई वी डब्ल्यू देखो आ गया ना, वाई वी डब्ल्यू आर पैरेलल, खत्म। ये डी ऑप्शन एकदम सही है, यही आंसर हो जाएगा। तो सवाल में जो बोला गया है वो करो, सीधा सीधा आंसर पाना है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे अगर आप है ना पहली स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट करते हो, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना, तो नहीं हो पाता, तो इसलिए हमेशा थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लो। थर्ड स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट का कोई एक एलिमेंट होगा जो थर्ड स्टेटमेंट में दिया होगा, और सेकंड स्टेटमेंट के एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं उसका भी लिंक होगा थर्ड स्टेटमेंट में, है ना। तो यहां से एक रिलेशन बनाना, उसके बाद मैंने सेकंड स्टेटमेंट को अच्छे से इस पे अप्लाई कर पाया, अदरवाइज क्या है, गलत करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स आती हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट में, जिस नंबरिंग में, जिस सीक्वेंस में आपको स्टेटमेंट गिवन हो, आपको उसी सीक्वेंस में सवाल को सॉल्व करना चालू कर देना है ना। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 900 रूट 3 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एरिया क्या है? इसका एरिया है 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। अब इसका ये है, देखो, ए, ए और ए, ठीक है। आप एक बार है ना, मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा डायरेक्ट, लेकिन इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको। आपको पता है हेरोन्स फॉर्मूला याद आ रहा है? हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना? याद आ रहा है? हेरोन्स फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले जो है ना वो हेरोन्स फॉर्मूला से ही निकल के आते हैं, साइड से अगर एरिया निकाल रहे हैं तो। ठीक है, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3a/2, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो 3/2 माइनस ए क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस ए कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा a/2, तो ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2 और ये 3a/2। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? एरिया हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a⁴/2⁴। ठीक है, तो इसका मैं ये बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ a²/4, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, यही होता है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है क्या? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। डायरेक्ट याद रख लो इस फॉर्मूले को, डायरेक्ट आपके सारे सवाल हो जाएंगे इससे। तो एरिया क्या दे रखा है? 900। 900 √3 बराबर है क्या? √3/4 साइड स्क्वायर के, √3 से √3 जाएगा, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं साइड की वैल्यू निकाल सकता हूं। इस इक्वेशन को लाओ, अपन उठा के यहां से यहां पे ले लेते हैं इसको। इसको तो पूरे पार्ट को साइड में रखो, ये वाला पार्ट जो है इधर आओ, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? साइड की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 900 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 3 टू 6, 60। 60 आ जाएगा भाई। ठीक है, साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू साइड विच इज इक्वल टू 3 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा आंसर 180 मीटर, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था। बस आपको पता करना था √3/4 साइड स्क्वायर जो है आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ये इसका प्रूफ भी है पूरा का पूरा आपके सामने। चलो अगला सवाल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अच्छा, कभी कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आपको प्रूफ जो है वो निकालना आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। आपको हेरोन्स फॉर्मूला तो 100% याद होना चाहिए, चाहे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया नहीं पता हो या कुछ और पता नहीं हो, है ना? आपको हेरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारे एरिया आपके आ जाएंगे, सारे एरिया। ठीक है, चलो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हुज एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर एंड हुज लेंथ इज 33 मीटर। तो भाई पेरीमीटर निकालना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बहुत सिंपल सा है, लेंथ 33 है, एरिया कितना है इसका? एरिया है 660 मीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर निकालना है, तो विड्थ हमें पता नहीं है, तो 33 इंटू बी कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 660/33 विच इज इक्वल टू व्हाट? 20। तो 20 मीटर जो है इसकी विड्थ आ गई। अब इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एल प्लस बी, तो 33 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 53। 53 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 106। 106 मीटर जो है इसकी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 106 ये रहा बी ऑप्शन, खत्म। क्लियर? आगा अगला सवाल आओ। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लॉन शोन इन द फिगर, अच्छा फिगर यहाँ पे मैं लेके नहीं आया, has dimension x and y and is surrounded by a gravel pathway of width 2 meter. Find the total area of the gravel pathway. ठीक है, तो फिगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिगर हम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है फिगर में। देखो, ये है x और y लेंथ का, ये रहा x और y लेंथ है। ठीक है, और इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर हमने क्या करा? इसके अंदर बनाया इट इज सराउंडेड बाय ग्रेवल पाथवे ऑफ विड्थ 2 मीटर। तो मतलब 2 मीटर विड्थ का एक यहाँ पे पाथवे बन रहा है ना,
ध्यान से देखना, 2 मीटर का यहाँ पे पाथवे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और लंबा बनाना है अगर आपको अच्छे से देखे देखे ताकि, तो ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या थोड़ी ना, अपने पास जगह बहुत है, तो बड़ा बड़ा बना दो। तो ये जो लंबाई है ना, ये 2 मीटर की है, ये 2 है, ठीक है। बस अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द ग्रेवल पाथवे। इस एरिया का आपको जो है, इसका पाथवे का जो है आपको बेसिकली एरिया निकालना है। इस पाथवे का क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया आपको निकालना है अल्टीमेटली, क्लियर। तो करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे इस सवाल को कि सबसे पहले क्या करें आप, सबसे पहले ये वाली साइड लो, ये वाली टोटल साइड क्या हो जाएगी भाई, ये y है, यहां तक y है, यहां से लेके यहां तक y है ना, ये 2 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा y+4, ठीक है। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली टोटल लेंथ, ये हो जाएगी हमारी x+2+2, तो ये हो जाएगा हमारा x+4, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है बाहर जो दिख रहा है आपको, जिसमें हमारा पाथवे भी इंक्लूड हो गया है, उसकी लेंथ टोटल हो जाएगी x+4 और विड्थ हो जाएगी y+4, ठीक है। और छोटे वाले अंदर जो ग्राउंड है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ग्राउंड क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द ग्राउंड क्या हो जाएगा भाई, x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल, ठीक है, इंक्लूडिंग द पाथवे, इस पूरे ग्राउंड का, इस पूरे पाथवे के बाहर का, पूरी पेरीफेरी का जो एरिया है, उसमें से हम ग्राउंड का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा पाथवे का एरिया आ जाएगा, बस इतना सा करना है हमें। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया हो जाएगा हमारा x+4 इंटू y+4, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा xy+4x+4y+16, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो है टोटल एरिया हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा। और एरिया जो अंदर वाला है वो कितना है, ये है। तो नेट एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, बेसिकली रिक्वायर्ड एरिया और एरिया ऑफ द पाथवे विल बी इक्वल्स टू टोटल एरिया माइनस ग्राउंड एरिया, ठीक है, यही तो होता है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है xy+4x+4y+16 माइनस ग्राउंड का एरिया क्या है, x इंटू वाई, ठीक है। तो एक्स वाई से हमारा एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ, ये बच गया हमारा, ये आंसर है 4x+4y+16, ये आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। 4x+4y=16, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, खत्म। बढ़िया सवाल था, लेकिन बेसिक अप्रोच थी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो सीसेट 2016 में पूछा गया ये वाला सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे ये बोल रहा है अ पीस ऑफ टिन is in the form of a rectangle having length 12 centimeter and width 8 centimeter. This is used to construct a closed cube. The side of the cube is, ठीक है, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना इसको। सीसेट 2016 में पूछा गया था ये सवाल। हाँ, एक टिन है, ठीक है, पीस ऑफ टिन इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। तो भाई एक रेक्टेंगल है जिसकी 12 और 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। ये बोला गया कि इसको हम कंसिडर करें क्लोज क्यूब बनाने के लिए, ठीक है। इसको बनाया गया क्या, क्यूब में, ठीक है। ये इस तरह के सवाल आपके जो है ना, चेंज कर देते हैं शेप को, वो वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सेम क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा क्या, नहीं, इसमें रहेगा टोटल सरफेस एरिया सेम। टोटल सरफेस एरिया जो है इन दोनों का सेम रहेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 12 8 जा 72, सॉरी 12 8 जा 96, ठीक है, 12 6 जा 72 होता है, 12 8 जा 96, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। हाँ, इसका एरिया हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया, क्यूब है, हर एक साइड ए है इसकी, है ना, तो इसका हो जाता है 6a²। अब इन दोनों को इक्वेट करना है हमें, तो 6a² बराबर क्या हो जाएगा 96, 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो a² बराबर क्या बैठेगा 96/6 विच इज इक्वल टू 6 1 6, 6 7 6 6 36 होता है, हाँ सॉरी 16 आएगा ना ये, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4। तो साइड ऑफ दिस क्यूब विल बी व्हाट 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना। हाँ, क्लियर है, डन। सीसेट 2000 का सवाल है, खत्म कर दिया हमने आसान तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडा। चलो फिर से सीसेट 2016 में पूछा गया सवाल, देखना ध्यान से। सीसेट 2016 का ये दूसरा सवाल है, ध्यान से देखना। An agricultural field is in the form of rectangle having length x1 meters and breadth x2 meters। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है। ठीक है, ये x1 है और ये x2 मीटर्स है। ठीक है, x1 एंड x2 आर वेरिएबल। ठीक है, x1 प्लस x2 जो है उसकी वैल्यू क्या है 40। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया हमारा 40 हो गया। ठीक है, x1 x2 क्या है वेरिएबल्स हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस सम जो है 40 होना चाहिए। देन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड विल नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अब बोला जा रहा है कि एक्सीड किस वैल्यू से ज्यादा, एरिया ऑफ द फील्ड मतलब x1 इंटू x2 जो है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है मैक्सिमम जो है क्या हो सकती है ये पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दो वेरिएबल्स हैं x1 और x2 जिनका सम कांस्टेंट है फिक्स, उनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है इस ज्योमेट्री वाले पोर्शन में। ठीक है, तो करना क्या होगा यहाँ पे, आपको ध्यान से ये चीज समझनी कि जब भी किन्हीं दो नंबर्स का सम फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब वो दोनों नंबर आपस में सबसे बराबर हो या इक्वल हो, या तो इक्वल हो या फिर क्या हो बराबर हो। आओ देखो, अगर हम x1 बराबर x2 ले लेते हैं ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू p। ठीक है, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, और वहां से p इंटू पी मतलब बोले तो x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे p1 इंटू पी विच इज अगेन इक्वल्स टू 400। तो 400 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। इसको अपन एग्जाम्पल से और लेते हैं भाई, एक तो 20 प्लस 20 40 हो जाता है। ठीक है, एक तो 20 प्लस 20 होता है 40। ठीक है, ये हो गया। आप दूसरा और ले लो, 18 प्लस 22 ले लो ना एक बार, 18 प्लस 22 40 होता है। अब 18 गुणा 22 कर दो एक बार, 18 इंटू 12 कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 8 दूनी 16, ये 6 हो जाएगा और 2 3। ठीक है, देखो 8 दूनी 16, कैरी फॉरवर्ड 1 2 और 2 8 दूनी 16 16 17 18 19 19, कैरी फॉरवर्ड 1 2 और 1 3 आ जाएगा, 396 आएगी। मतलब 400 से ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। और क्लोज क्या हो सकता है 19 प्लस 21 हो सकता है इक्वल्स टू 40। तो 19 इंटू 21 कर लो ना यार, ये करके देख लो। तो 19 इंटू 21 जब अपन करेंगे है ना 8 दूनी 16 है ना। हाँ हाँ ठीक है ना, तो अब 19 इंटू ये कर लेते हैं हम लोग, तो 9 आ जाएगा ये। ठीक है, 1 और 9 टू 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 9 कैरी फॉरवर्ड 1 और 2 और 1 3 आ गया, 399 आएगा। 399 आ रहा है, 396 आ रहा है, 400 आएगा। तो भाई 18 प्लस 22 कर रहे हैं तो 396 आ रहा है, 19 प्लस 21 कर रहे हैं तो 399 आ रहा है, 20 प्लस 20 कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है 400 आ रहा है, 20 और 20 का। तो बेसिकली अल्टीमेटली हम बिल्कुल सही है, ट्रैक पर है कि जब भी नंबर्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है वो हमेशा क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे नंबर्स को इक्वेट करा है, तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ द फील्ड है ना एग्रीकल्चरल फील्ड, उसका एरिया कभी भी 400 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं जाएगा। सिंपल, बहुत बेसिक फंडा है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है और उससे सवाल को हमने चुटकियों में सॉल्व किया है। क्लियर, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करने की जगह थी पर हमने वहीं पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, आ जाओ भाई, हमें मालूम है ब्रेथ कितनी है यहाँ पे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 एंड डायगोनल इज कितना 17, 17 डायगोनल है, ये लेंथ है, तो एल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर, ये होता है डायगोनल में निकालने का फॉर्मूला। आपसे क्या पूछा, एरिया पूछा है, तो लेंथ निकालने की आवश्यकता है, लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई, हाँ 289, माइनस 64 है 8 का स्क्वायर,
ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 125 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 125। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 नहीं, 225, सॉरी 225। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी, 15 आ जाएगी। लेंथ 15 है, विड्थ कितनी है, 8 है। लेंथ 15 है, ब्रेथ कितनी है भाई, 8 है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 15 गुणा 8। ठीक है, 15 एट क्या होता है भाई, 15 एट होता है 120। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे किसी को, नहीं है ना, सिंपल सवाल था, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था। चलो अगला सवाल, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 275 मीटर। लेंथ दे रखी है स्क्वायर की, ठीक है, लेंथ दे रखी है स्क्वायर फील्ड की, तो 275 है, ये भी 275 होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। भाई 275 मीटर जो है लेंथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लैंड की लेवलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लेवलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है एरिया, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, देखो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो एरिया क्या है, इसका एरिया है 275 का स्क्वायर। अब 275 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, 5 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना आता है, आता है भाई। 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, और 27 को हमने उसके +1 मतलब 28 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी उसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब ये वैल्यू क्या आएगी भाई, ये वैल्यू देखो 856, 27 और 28 है ना, 856, 5 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 16 और 14 कितने हो गए हमारे, 30, 30 और प्लस 35, कैरी फॉरवर्ड अब 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 756। तो 75625 ये जो है एरिया आ जाएगा टोटल। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे इसको, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी टोटल अमाउंट क्या जाएगा, 756,250 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा 7,56,250 रुपए हमें देने पड़ेंगे, 7,56,250 रुपए। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई, सिंपल है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। ये है सी सेट 2016 में पूछा गया सवाल। ठीक है, सी सेट 2016 में पूछा गया ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको, आपको बहुत मजा आएगा। AB is a vertical trunk of huge tree with A being the point where the base of the trunk touches the ground. ठीक है, base of the trunk touches the ground. With A being a point where the base of the trunk touches the ground. हाँ भाई, ये है, ये A पॉइंट है, ये ह्यूज ट्री का जो है बेस है। ठीक है, touches the ground due to the cyclone the trunk has been broken at C। सी पॉइंट से ब्रोक कर गया और ये जो है बी पॉइंट यहाँ पे आके गिर गया, ये सी पॉइंट है। ठीक है भाई, ए बी ये लेंथ का ये बड़ा सा ट्री था, ये ए और ये बी, ये क्या है, ट्री है। ठीक है, अब ये टूट गया साइक्लोन के आने से, तो यहाँ से टूट गया, सी पॉइंट से टूट के ये नीचे गिर गया, तो ये नीचे गिर गया, तो ये डायग्राम हमारा बन के आ गया। इस तरह के सवाल आते हैं, ये बच्चों के सवाल हैं, ये आप देखेंगे ना एनसीईआरटी में आपको सीधे ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। विच इज एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना हाइट ए सी, ये है कितनी, 12, ये है 12 मीटर। ठीक है, ब्रोकन पार्ट पार्शियली अटैच टू द वर्टिकल पोर्शन ऑफ ए ट्रंक एट सी। ठीक है, इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी टचेस द ग्राउंड डी, ये जो है ये बी वाला जो पार्ट है ये ग्राउंड को टच कर रहा है डी पॉइंट पे, मतलब इसको जो है बी पॉइंट को हमने डी पॉइंट कर दिया। ठीक है, यही बोला गया ना, द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी विच इज एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर, the broken part partially attached to the vertical portion of the trunk at C। ठीक है, if the end of the broken part B touches the ground at C, ठीक at D which is at a distance of 5 मीटर from A। अब यहाँ पे इसकी लेंथ क्या बोली है, 5 मीटर बोली है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है लेकिन कितना आसान सवाल है। तो ये बोल रहा है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज, अब बेसिकली आपको सी बी लेंथ निकालनी है। अब ये पता होना चाहिए आपको 12 5 और 7, 12 5 और 13 जो होता है ना, ये होते हैं हमारे क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, 5
12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। नहीं भी पता तो आप निकाल सकते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगी ए सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू। भाई ए बी की वैल्यू यही तो होगी हमारी, देखो ए बी सी की वैल्यू, सॉरी बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही तो है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 12 स्क्वायर, और ये क्या है ए डी स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर होता है 144, 5 स्क्वायर होता है 25 विच इज इक्वल्स टू 169। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 169 है तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। 13 वैल्यू ये हो जाएगी, 13 प्लस 12 कितना हो गया 25 हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल लेंथ, टोटल हाइट ऑफ द ट्रंक। टोटल हाइट ऑफ द ट्रंक या फिर ट्री की जो टोटल हाइट थी वो कितनी हो गई 25 हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है ये, मैं सही बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में ऐसे बतेरे सवाल आपको दिख जाएंगे क्लास 8th 9th 10th, 10th में भी तो मिलेगा ही नहीं ये आपको 8th या 9th क्लास की किसी ना किसी एनसीईआरटी में 100% मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो सवाल हैं उनमें मिल जाएगा, और या फिर किसमें मतलब किसी में तो मिल ही जाएगा, किसी ना किसी चैप्टर में ये मिल जाएगा आपको। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में मिलेगा 100%, हाँ वहां मिलेगा आपको, है ना। और सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से हुआ हुआ एक तरह का सवाल है ये, तो ऐसे सवाल इजीली आपको करने आने चाहिए, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। ठीक है, ये 8th क्लास का बच्चा उठ के भी कर देगा इस सवाल को। तो ये सवाल हम लोगों ने कर ही लिया है। अगला सवाल देखते हैं, 2016 में फिर से एक और सवाल आ गया, देखो 2016 में देखो कितने सवाल है, शायद चौथा सवाल है 2016 का, है ना। A cylindrical overhead tank of radius 2 meter and height 7 meter is to be filled from an underground tank of size this. How much portion of the underground tank is still filled with water after filling the overhead tank completely? ठीक है, a cylindrical overhead tank of a radius this and height this is to be filled from an underground tank of size this। ठीक है भाई, एक यहाँ पे cylindrical overhead tank है, ये टैंक है हमारा, ठीक है। इस टैंक का रेडियस क्या है 2 है, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है सर यहाँ पे 7 मीटर, ठीक है। तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। और एक यहाँ पे हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है हमारे पास बहुत बड़ा, एक टैंक है हमारे पास बहुत बड़ा, जिसमें से हम इसका पानी जो है इसमें डाल रहे हैं, इसका पानी हम इसमें डाल रहे हैं। इसका साइज क्या है, इसका साइज है भाई, ये अंडरग्राउंड टैंक है, अच्छा ये क्यूबिकल शेप में है, ये क्यूबिकल शेप में है, ये स्क्वायर शेप में नहीं है, सर्कुलर शेप में नहीं है, ये क्यूबिकल शेप में है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो क्या आएगा, देखो ठीक है, ये है। और इसका क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, हाइट क्या है इसकी 6, ब्रेथ क्या है इसकी 4, ये 4, ये 6 लेंथ, और ये हाइट है, सॉरी ये हाइट है 6, और 5.5 क्या है लेंथ है, 5.5 लेंथ है, ठीक है। इसका पानी जो है हमने इसमें भरा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमें कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक, ये अंडरग्राउंड टैंक है और ये ओवरहेड टैंक है, ठीक है, ओवरहेड टैंक है ये, मतलब बेसिकली ये टैंक जो होता है ना अपने घर में अंडरग्राउंड नीचे, वो है ये, और ये पानी की टंकी है ऊपर वाली, ठीक है, इसको ओवरहेड टैंक इंग्लिश में बोल दिया है बस, ठीक है, पानी की टंकी है आसान भाषा में देखें तो। और ये नीचे का ग्राउंड में जो टैंक रहता है, टैंकर बनाते हैं ना घरों में, वो। तो ये बोल रहा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद द वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटली, मतलब ऊपर की टंकी, पानी की टंकी जब पूरी भर जाएगी तो उसके बाद इसके अंदर कितना पानी और बचेगा, कितना पोर्शन ऑफ द वाटर बचेगा, तो फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है कितना फ्रैक्शन पानी का इसमें बच जाएगा। तो बेसिकली इसकी वॉल्यूम निकाल लो आप, इसकी वॉल्यूम निकाल लो, माइनस कर दो, जितना वॉल्यूम जाएगा उसमें से इसको माइनस कर दो, और जो बची हुई वॉल्यूम है उसका इसकी टोटल वॉल्यूम के साथ फ्रैक्शन निकाल लेना है, सिंपल, ठीक है। जो बचेगा उसका उसकी वॉल्यूम के साथ जो है फ्रैक्शन निकाल लेना है। देखो करते हैं इस सवाल को सॉल्व यहीं पे ही, देखना। हम्म तो इसका वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, या टंकी बोलता हूं मैं तो, है ना, टंकी, वॉल्यूम ऑफ टंकी, वॉल्यूम ऑफ टंकी क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो पाई आर स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा क्या 7, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7
मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 गया, 22 इंटू 4 क्या हो जाएगा भाई 88, 88 मीटर स्क्वायर इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। और वही वॉल्यूम ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5, 6 4 जा 24, है ना। या फिर मैं करूँ 5.5 इंटू 4 करता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 11 और 22, तो 22 गुणा 6 कितना हो जाएगा 12, 22 इंटू 6, 6 टू 12 120 और 6 टू 12 132, ये 132 हो जाएगी, ठीक है। 132 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सही है, यहाँ पे कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई। 5.5 इंटू 2 कितना हो जाता है 11, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, 22 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 6 टू 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 टू 12 13, हाँ सही है 132 हो जाएगा, ठीक है। गलती अलाउड नहीं होती है ना। तो वॉल्यूम रिमेनिंग कितना हो जाएगा, वॉल्यूम रिमेनिंग हो जाएगा 132 माइनस 88, ठीक है। ये कितना बच गया वॉल्यूम यहाँ पे, ये बच गया हमारा देखो 290 और ये 42 और ये 44, 44 बच गया, ठीक है। 44 मीटर स्क्वायर जो है, मीटर क्यूब नॉट मीटर स्क्वायर, इट्स मीटर क्यूब, ठीक है। 44 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम बच गया। ये मीटर क्यूब है भाई, ये मीटर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना यूनिट्स में भी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। ये मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब, ठीक है। तो 44 मीटर क्यूब जो है बच गया। अब कितना फ्रैक्शन बच गया, तो फ्रैक्शन लेफ्ट विल बी इक्वल्स टू, हमसे ये पूछा गया ना स्टिल फील्ड ओवरहेड टैंक कितना, हाउ मच पोर्शन, कितना पोर्शन जो है बच गया है, तो पोर्शन लेफ्ट कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल 132 है। ये फ्रैक्शन निकालते हैं, 4 3 12 होता है, तो 3 टाइम्स आएगा 1/3, 1/3 ऑफ द वाटर इज स्टिल फील्ड, तो 1/3 आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खत्म, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सी सेट 2016 का सवाल है, आसान सवाल था, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं आई सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज पकड़ में आ गई तो सवाल हो जाएगा। अब सी सेट 2017 का सवाल है ये, सी सेट 2017 का सवाल है, ध्यान से इसको देखो क्या बोल रहा है ये। टू वॉल्स एंड अ सीलिंग ऑफ ए रूम मीट एट राइट एंगल एट पॉइंट बी। अब आप देखो दो वॉल्स और एक सीलिंग, मतलब आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी दो वॉल्स, राइट वाली वॉल और साइड सामने वाली वॉल, फ्रंट वॉल और साइड वॉल, ठीक है, और सीलिंग छत, ये मिल रहे हैं किसी एक कॉर्नर वाले पॉइंट पे, ठीक है। राइट टॉप कॉर्नर पे कौन 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 से पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो सीलिंग, एक सामने वाली दीवार और एक राइट वाली दीवार, ये मिल रहा है राइट टॉप वाले पॉइंट पे, है ना। अपने खुद के कमरे में इमेजिन करके देखना, समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये मिल रहे हैं एट पॉइंट पी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं, इसको मैं अगर इसका डायग्राम यहां पे बनाऊं, तो आपको समझ में आएगा कि ये दो दो फेस जो है, ये सामने वाला और ये राइट वाला और ये सीलिंग, ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पी पे, ठीक है। ये पॉइंट पी हो जाएगा, क्लियर। अ फ्लाइज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम वन वॉल, 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। मतलब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पी से हवा में, आप देखो हवा में एक डायगोनल बनाओ नीचे की तरफ आता हुआ, है ना। जरूरी नहीं यहां से यहां का वो डायगोनल हो, कैसा भी हो, एक लाइन ड्रॉ करो बीच में, ठीक है, स्पेस में, जो कि राइट वाली दीवार से 1 मीटर की दूरी पे पॉइंट है, सामने वाली दीवार से 8 मीटर दूरी की पॉइंट पे है, ठीक है। और पी पॉइंट से जो है वो कितना दूरी पर है, 9 मीटर पे है ना, 9 मीटर पर है। अब ये पॉइंट आपको इमेजिन करना पड़ेगा अच्छे से, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इमेजिन करना पड़ेगा। सामने वाली दीवार से, ये सामने वाली दीवार है ना, सामने वाली दीवार से राइट वाली दीवार है, वो सामने वाली दीवार है, अगर ये वाली सामने वाली दीवार है, ये राइट वाली दीवार है, इससे यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, तो सामने वाली दीवार से तो ये 1 मीटर पर है, राइट वाली दीवार से ये कितना है 8 मीटर पर है, और पी पॉइंट से ये कितना दूर है, ये है 9 मीटर, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, डायग्राम ढंग से बन नहीं पाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको इमेजिन ऐसा करना पड़ेगा कि आपको समझ में आ पाए, है ना। एक बार दोबारा मैं कोशिश करता हूं आपको अच्छे से समझा पाऊं इसको। देखो, मान लो ये पॉइंट है पी, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पर ऐसा है जो कि जो कि इस वाली दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। सामने वाली जो दीवार है ना, सामने वाला फेस, उससे ये जो है
उससे ये है 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर है, इस फेस से ये 8 मीटर की दूरी पर है, उस फेस से ये 1 मीटर की दूरी पर है, और इस पॉइंट पी से ये है 9 मीटर की दूरी पर, ये एक पॉइंट है ऐसा हवा में इस क्यूब के अंदर, ठीक है। थोड़ा कोशिश करना इमेजिन करने की, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, राइट वाली दीवार से 1 मीटर, सामने वाली दीवार से 8 मीटर, और पी पॉइंट से 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है, ऐसे हवा में है, ये एक फ्लाई है, फ्लाई उठ रही है यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि इसकी हाइट जो है ना, इसकी हाइट, हाउ मेनी मीटर इज द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग, इसकी जो हाइट है ना वो सीलिंग से कितनी दूरी पर है, मतलब सीलिंग से ये नीचे कितना नीचे है ना। अब ये आपको बताना है। अब एक बात बताओ, कोई भी पॉइंट अगर हवा में है, कोई भी पॉइंट हवा में है, 3D स्पेस है, ठीक है, 3D स्पेस अगर है हमारे पास, x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये मान लो z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और कोई भी एक पॉइंट है 3D स्पेस में, ठीक है। अगर 2D स्पेस में वो पॉइंट होता है, पहले अपन 2D से रिलेट करते हैं 3D को। इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत शानदार सवाल है। अगर 2D में कोई एक पॉइंट होता है यहाँ पे, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कैसे मेजर करते हैं, ये करते हैं x और ये y की स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से, है ना। तो ये कहां से, ओरिजिन से, तो पी पॉइंट को क्या मान रहे हैं हम, ओरिजिन मान रहे हैं, पी पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। 3D स्पेस है, तो एक तो एक्स एक्सिस हो जाएगी वॉल की, एक वाई एक्सिस हो जाएगी दूसरी वॉल से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो 8 है, और एक दीवार से 1 है, और जेड एक्सिस में हमें नहीं मालूम, लेकिन उस पॉइंट की इस ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो क्या है, 9 है। इस पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस 9 है, लेकिन जेड एक्सिस का हमें अभी नहीं मालूम कुछ भी, ठीक है, नहीं मालूम। तो इस पॉइंट पी की दूरी ओ से, ओ पी का जो डिस्टेंस है ये कैसा आएगा, 3D स्पेस में ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये होता है ओपी की वैल्यू। तो ओपी की वैल्यू क्या है, 9 है, तो ओपी स्क्वायर लिख देता हूं मैं, स्क्वायर रूट हटा देता हूं यहां से, तो आपको और अच्छे से जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। एक ही बात है, ओपी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर ओपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओपी की वैल्यू 9 दे रखी है, तो ये 81 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, कितना हो जाएगा 64, प्लस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर हमें निकालना है, जेड ही तो निकालना है हमें, है ना, सीलिंग से हाइट कितनी है ये निकालनी है, जेड एक्सिस निकालनी है ना। 64 प्लस 1 65, 81 माइनस 65, 81 माइनस 65 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 16, 16 बराबर जेड स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 4 आ जाएगी। तो सीलिंग से कितनी दूरी पे हो जाएगा सर, 4 दूरी पे हो जाएगा, बस खत्म। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि 3D स्पेस में जब भी किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से आपको निकालनी है किसी भी स्पेस में, मतलब ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है। तो ये जो जेड एक्सिस है ये 3D स्पेस बना देगा, ये प्लेन है 2D स्पेस का जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, इसकी दूरी ओरिजिन से ये है, ठीक है। ये दूरी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमें, x एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस और z एक्सिस से डिस्टेंस। अगर ये हमें मालूम है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट निकालते ही ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से जो है P की ये पता चल जाएगी, ठीक है। और जब हमें ये डिस्टेंस गिवन है विच इज 9 हियर इन दिस क्वेश्चन, ये डिस्टेंस 9 गिवन थी, तो एक्स स्क्वायर क्या था 8 था, 8 स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या था 1 स्क्वायर था, है ना। जेड स्क्वायर हमें निकालना था, सीलिंग से कितनी दूरी है, और पी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम थी, है ना। ये सवाल था, यहां से आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, समझ में आया, बढ़िया सवाल था। 3D स्पेस का ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था जो आपको यूपीएससी में मिल सकता था, ठीक है। चलो, बेसिक कॉन्सेप्चुअल था, आगे सवाल देखते हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद बेस 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 6.5, ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, विद बेस 6 एंड हाइपोटेन्यूज 6.5, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, बेस 6 है, हाइपोटेन्यूज 6.5 है, तो इसका ये हाइट निकालनी है हमें, ठीक है। तो 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, ये निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 7 42, 4 2 5 42.25 माइनस 36 कर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 6.25 का अंडर रूट, विच इज अगेन इक्वल्स टू 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 की वैल्यू हो जाएगी ये, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, है ना, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या है हमारी, 2.5 है, ठीक है। तो यहां से पेरीमीटर क्या आ जाएगा, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों पूछे हैं यहाँ पे, ऑप्शन शायद गलत है यहाँ पे, है ना। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 6 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 12, 14, 14 बोले तो 0.5, 15। तो 15 मीटर तो पेरीमीटर हो गया। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस विच इज 6 इंटू हाइट विच इज 2.5, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 7.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। तो एरिया 7.5 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर 15 मीटर। ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ऑप्शंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है यहाँ पे। बेस 6 है, हाइपोटेन्यूज 6.5 है, ठीक है। डन, सही किया हमने, कुछ भी गलत नहीं किया हमने, एकदम परफेक्ट है सवाल और जवाब भी। चलो अगला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 15, 20 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है भाई। 15, 20 और 25 ये तीन साइड्स हैं, ठीक है, ट्राइंगल की। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला याद करो, क्या हेरोन्स फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये है एस की वैल्यू क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो यहाँ पे इनका सम कर लेते हैं, 15 + 25 कितना हो जाएगा हमारा, 40 + 20 60 बटा 2 बोले तो 30 हो जाएगी, ठीक है। 30 हो जाएगा। तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस ए, 30 माइनस 15 15 इंटू 30 माइनस 25 5 इंटू 30 माइनस 20 10, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं 15 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 15 इंटू 2, तो 15 इंटू 15 तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल के 15 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये 5 टू 10 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली अंदर क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15 इंटू 10 हो जाएगा, इन रूट हटाते ही। तो 150 जो है आपका एरिया आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सवाल था। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं अब हम, अगला सवाल देख लेते हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई इस सवाल को देखो, इफ द रेडियस if the radius of a circle is decreased by 10%, the total decrease in the area of the circle is। रेडियस अगर 10% से घट गया तो डिक्रीज, टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा एरिया का, ये निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आर स्क्वायर था तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका पहले एरिया था, 10% से रेडियस डिक्रीज हो गया तो पाई आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, पाई 0.9 आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 0.81, 9 9 81। तो 0.81 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर है, मतलब एरिया जो है वो 19% से क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। कितना, 19% से रिड्यूस हो गया, आंसर है उसका, ठीक है। 19% से एरिया रिड्यूस हो गया है। आओ आगे बढ़ते हैं, सी सेट 2018 का सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको, बढ़िया सवाल है। देखो 12 इक्वल स्क्वायर्स हैं वो, जो कि हमने रेक्टेंगल फिट इन एट अ रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर, दे आर 3 रोज कंटेनिंग द 4 स्क्वायर ईच, ठीक है। देखो 4 स्क्वायर है ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे हमने 3 रो में ऐसे स्क्वायर्स को रख दिया है, ठीक है, ये आ गया है, ठीक है। और इसका क्या बोला है, डायगोनल, इस रेक्टेंगल का डायगोनल कितना है भाई, इस रेक्टेंगल का डायगोनल कितना है, इसका डायगोनल दे रखा है 5, इसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है हमें 5, ठीक है। तो ये अगर a है, ये 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 a है, ठीक है। तो अगर ये a b c और d पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4a, और ये वाली टोटल लेंथ विड्थ कितनी हो जाएगी इस रेक्टेंगल की 3a।
और डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ 4a का होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है ना, कितनी गिवन है, 5 गिवन है। डन। अब यहां से हम निकाल लेंगे, क्या a की वैल्यू निकल सकती है यहां से, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 कितना हो गया, 25 है ना। तो 25 a स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो 5 के बराबर है। तो 5a की वैल्यू जो है 5 है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब हर एक स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइड की वैल्यू, हर एक स्क्वायर के साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हर एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो सी सेट 2018 का सवाल खत्म। 2019 में एक सवाल में नहीं पूछा था, नो क्वेश्चन इन 2019। ठीक है, तो अब हम सी सेट 2020 का सवाल देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, सी सेट 2020 में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनको ध्यान से देखना, हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड अ सर्कल इज, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो एक स्क्वायर और एक सर्कल का मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 0 हो सकता है, एक भी इंटरसेक्शन ना हो, अंदर भी हो सकता है सर्कल, है ना। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कराना ही है तो एक भी तो हो सकता है, ये जस्ट इसको टच करके आ गया, ये जस्ट इस पॉइंट को टच करके आ गया ये सर्कल, बस खत्म। तो एक हो सकता है, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 2 भी हो सकता है। 2 कब हो सकता है, जब इस तरह से कट करे, ठीक है, तो 2 हो सकता है। तो भाई 2 तो नहीं होगा मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एक सर्कल और एक स्क्वायर का, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 भी पॉसिबल है। क्लियर, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल इज 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक स्क्वायर का और एक सर्कल के कितने होंगे, 8 होंगे। देखो अगर इस तरह से एक सर्कल आ जाता है, इस तरह से एक सर्कल आ जाता है, थोड़ा और अच्छे से मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें हम एक सर्कल बनाए ऐसा, ये एक सर्कल ऐसा जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। मतलब हर एक साइड पे जो है 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो इसलिए टोटल 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पॉसिबल है एक सर्कल में मैक्सिमम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है सही होगी यहाँ पे, सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, क्योंकि एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि सर्कल जो है जस्ट इन सरफेसेस को टेंशन टच करे, या फिर जस्ट इन कॉर्नर्स को टच करे, सभी कॉर्नर्स को। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम के लिए इन कॉर्नर्स के जस्ट अंदर जैसे ही लेके आओगे ना, तो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, ये मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, या तो ये होगा बाहर वाला, या अंदर होगा, या इसके अंदर होगा, इसके अलावा कोई और जो है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देगा। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। सी सेट 2020 में पूछा गया ये सवाल है, एक और सवाल यहां पे ध्यान से देखो। लेट एक्स वाई बी द वॉल्यूम्स m and be the masses of two metallic cubes p and q respectively। दो क्यूब हैं p और q, ठीक है, जिनके वॉल्यूम्स क्या क्या हैं, वॉल्यूम्स हमारे x और y, और मासेस क्या क्या हैं, मासेस हमें दे रखे हैं क्या, m एंड n। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं, दो मेटालिक क्यूब्स हैं, ये हमें बोल रखा है, दो मेटालिक क्यूब्स हमें बोल रखे हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, ईच साइड ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p। अब हम साइड्स की बात कर लेते हैं, तो साइड्स ये बोल रहा है, ये ईच साइड ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p। अगर यहाँ पे इसकी साइड जो है अगर a है, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। और क्यूब्स हैं तो क्यूब की हर एक साइड बराबर होती हैं, तो साइड यहाँ पे इसने दे रखा है, साइड की वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, let u equals to m upon x and v equals to n upon y, which one of the following statement is correct। अब ये रिलेशन यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। m u equals to p upon m upon x, u equals to m upon x। x क्या है यहाँ पे, x से वॉल्यूम, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का साइड के टर्म से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, x बराबर a क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब से रिप्लेस कर दूं यहाँ पे x को, तो m अपॉन
ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो u इक्वल्स टू एम अपॉन ए क्यूब हो गया यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये वॉल्यूम है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है v इक्वल्स टू एन अपॉन वाई, ये बोल रहा है v इक्वल्स टू एन अपॉन वाई है। तो y क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम है यहाँ पे इसका q का वॉल्यूम क्या है 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2a का होल क्यूब मतलब 8a क्यूब, ठीक है, 8a क्यूब, तो n अपॉन 8a क्यूब इक्वल्स टू v, ये हमें पता है, n अपॉन 8a क्यूब जो है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ध्यान से देखना अब यहाँ पे ठीक है, ध्यान से देखो। अब m और n क्या है इनके, मासेस है ना, मासेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर v और u के बीच में रिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है, तो m अपॉन ए क्यूब और इधर क्या है n अपॉन 8a क्यूब, ठीक है। तो u equals to m upon 8a cube. M and n be the masses of two metallic cubes p and q respectively. Each side is this and masses, हाँ masses में भी relation दे रखा है ना, masses of and the mass of q is 2 times that of p। हाँ मैं तभी सोचूं masses में भी कोई relation होगा जो हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है, पढ़ लिया अब हमने। देखो mass का relation क्या बोल रहा है कि and the mass of q is 2 times that of p, मतलब q का मास जो है वो p से दुना है, मतलब n की वैल्यू क्या है 2m है, n इक्वल्स टू 2m, तो यहाँ पे n को 2m से रिप्लेस कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू 2m अपॉन 8a क्यूब, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा ये, तो m अपॉन 4a क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू v, ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। तो एक ये दूसरी इक्वेशन तो ये हो गई है, और पहली इक्वेशन हमारी क्या है, ये है। अब m अपॉन a क्यूब को मैं u से रिप्लेस कर दूं इसमें, m अपॉन ए क्यूब जो है वहां पे उसको मैं u से रिप्लेस कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, u अपॉन 4 इक्वल्स टू v, ये हो जाएगा। और कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा m अपॉन ए क्यूब जो है वो क्या है u है, ठीक है, यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v, ये हो जाएगा। तो ये रिलेशन है u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v, u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v, u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल फंडा है, जो दिया गया है ना सवाल में वो हमने एज इट इज लिखा और कंपेयर करा। भाई वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम साइड से, तो हमने वॉल्यूम्स निकाल ली और हमने x और y को कंपेयर कर लिया, रिप्लेस कर दिया उससे, ठीक है। और मासेस के बीच में भी रिलेशन दे रखा था यहाँ पे, जो Q का मास है वो ट्वाइस ऑफ M है ना, तो वो हमने रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करा, जो हमें ये रिलेशन था उसमें हमने वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करी, और U और V को हमने इक्वेट करा, और इक्वेट करते ही मतलब U और V की टर्म्स वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से इक्वेट करके हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, सारे सब्स्टिट्यूशन करके, और U और V में एक रिलेशन हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश करा, और वहां से हम आंसर तक पहुंच गए। सिंपल है ना, बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, मैं तो बोलूंगा बल्कि आसान सवाल नहीं था, बहुत शानदार सवाल था। लेकिन इस सवाल को करने के लिए आपको बस पेशेंस जरूरी है, और जो बोला गया वो समझ के उसको लिखना बहुत जरूरी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आओ, तो अब यहाँ पे सी सेट 2021 में सवाल आया है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी है ना आपको यूनिट कन्वर्जन का इंपॉर्टेंस दिखेगा। डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन पे सवाल है, तो यूनिट कन्वर्जन पे अगर बाई चांस सवाल आ जाता है तो वो आपके लिए बोनस हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन को अच्छे से समझ के जरूर जाना, ध्यान से बता रहा हूँ। देखो, a cubical vessel of side 1 meter is filled completely with water. How many milliliters of the water contained in it? ठीक है, तो पहली बात तो मिलीलीटर्स ऑफ वाटर पूछ रहा है, कितना मिलीलीटर वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल वेसल कितना हो जाएगा 1 × 1 × 1, ठीक है, विच इज 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 लीटर्स, और 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर्स, हाँ सॉरी, 1 लीटर में होते हैं हमारे 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। बस ये करना है आपको, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1000 लीटर, और लीटर में कितने 1000 ml, 1000 ml, तो ये इतना मिलीलीटर वाटर हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में। तो ये कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मिलीलीटर्स, ये आपका आंसर है। 6 जीरोस किसमें भाई 1 2 3 4 5 6, फोर्थ ऑप्शन में है 6 जीरो, सीधा आंसर। बताओ क्या ये टाइम टेकिंग था, नहीं था। क्या ये डिफिकल्ट था, नहीं था।
कॉन्सेप्चुअल था, जैसे यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड था बस। तो आसान सवाल था, डिफिकल्ट था? बहुत आसान सवाल था, लेकिन जिसको यूनिट कन्वर्जन नहीं मालूम उसके लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया ये दुनिया का। जिसको यूनिट कन्वर्जन पता है उसके लिए सबसे आसान सवाल है। और ट्रस्ट मी, ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन जो है सबको मालूम होना चाहिए। ये होना ही चाहिए सबको मालूम, ये तो बहुत बेसिक यूनिट कन्वर्जन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ भी, ये सबको मालूम होना चाहिए। तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो सी सेट 2021 में, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 साल पहले का ही सवाल है ये। रिसेंटली 2 साल पहले वाले पेपर में ये सवाल आया है 2021 में। उसके बाद 22 और 23 दो ही पेपर हुए हैं बस। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है ना? तो ऐसे सवाल आपसे पूछने के बहुत चांस हो जाते हैं। अब देखो सी सेट 2022 में पूछा गया सवाल, देखो यहां पे ध्यान से क्या बोल रहा है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 एंड ब्रेथ 8। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट है ये 20 और 8, ठीक है, ये बता रखा है इसने। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। It is possible to cut the sheet exactly into 4 square sheets. It is possible to cut the sheet into 10 triangular sheets of equal area. Which of the following statement is or are correct? ठीक है, ये बोल रहा है। आओ ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। जगह छोड़ी क्या? हाँ भाई, जगह छोड़ रखी है, बढ़िया है, अच्छा सवाल है, इसलिए जगह मैंने छोड़ी हुई थी। अब पहली स्टेटमेंट जो बोल रही है ना, ये क्या है, 20 है और ये क्या है, 8 है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना इसको। 20 और 8। अब यहाँ पे जो है एरिया क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 20 × 8, बोले तो 160। ठीक है, 160 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके एरिया को मैं मान लो कि चार, देखो यहाँ पे बोला है इसने 4 स्क्वायर शीट्स बोला है, इसने ये नहीं बोला है कि चारों को चारों इक्वल होनी चाहिए। तो पढ़ते ही सबसे पहले नॉर्मली एक जनरल कैंडिडेट के अंदर जो है, एक नॉर्मल कैंडिडेट के अंदर दिमाग में यही आता है कि चारों को चारों इक्वल एरिया की बात कर रहा है ये। अगर ये इक्वल एरिया की बात कर रहा है तो मान लो हर एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, तो 4 × a² हो जाएगा टोटल एरिया, जो कि बराबर होना चाहिए 160 के। ठीक है, और यहां से जब ए स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 40 आएगी। 40 कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ऐसा कोई साइड का एरिया नहीं बन सकता है यहाँ पे, पहली बात तो। ठीक है, ऐसा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम्म, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये पॉसिबल है यार, ये हो जाएगा 2√10, 2√10 हो जाएगा ए की साइड। तो 2√10 एक साइड पॉसिबल है यार, हाँ, एक स्क्वायर की साइड 2√10 अगर इसमें बन रही है, निकल के आती है, तो वो पॉसिबल है ना? पॉसिबल है 2√10, 2√10। पर वो बनाएंगे कैसे? ओवरलैप करेगा, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई। ये है ना 8 और 20 है, तो मुश्किल लग रहा है मुझे, प्रैक्टिकली पॉसिबल लग नहीं रहा है। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे जो है छोड़ सकते हैं, वैसे तो छोड़ सकते हैं क्या, देखो ऐसे, और फिर एक और ये 4 हो जाएंगे, तो 4 से तो ज्यादा ही आ जाएंगे। नहीं पॉसिबल हो पाएगा यार ये वाला, है ना, ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा केस, दूसरा केस क्या, कि दो स्क्वायर एक तरह के और दो स्क्वायर एक तरह के। ठीक है, दो स्क्वायर जिनका दो स्क्वायर ऐसे जिनका एरिया एक्स स्क्वायर है, और दो स्क्वायर ऐसे जिनका एरिया वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट, 160। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, या तो आप इस तरह से समझे इसको, मैं आपको इस सवाल का शॉर्टकट भी बताऊंगा, ध्यान से देखना, लास्ट में पूरा सॉल्यूशन करने के बाद मैं एक लाइन में आपको शॉर्टकट भी समझाऊंगा, वो विजुअलाइजेशन से होगा। पहले मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, थ्योरेटिकली कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो हमें बेसिकली ऐसे दो स्क्वायर्स पता करने हैं जिनका सम क्या है, 80 होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, ऐसे दो स्क्वायर्स जिनका सम क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो आपके दिमाग में जो है घड़ी चालू हो जानी चाहिए भाई। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का 4 होता है, 9, 16, 25, सारे स्क्वायर्स लिख लो, 36, ठीक है, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, तो 80 से ऊपर जाना ही नहीं है हमें। तो देखो, अब आपको इन सब स्क्वायर्स में से ऐसे दो पेयर चूज करने जिनका सम जो है 80 बन जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 64 और 16 इनका सम क्या होता है, 16 प्लस 64 कितना हो गया, 80 हो गया, मेरा काम हो गया। भाई एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया
16 हो और एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 64 हो, तो सम कितना आ गया? 80 आ गया। मतलब एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 8 होनी चाहिए और एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 4 होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, यहां से देखना, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं यहां से दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है, जिसका एक का तो 4 हो जाएगा स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, और यहां से मैं 4 वाली लेंथ ले लेता हूँ, ये 4 ले ली मैंने, है ना। तो एक तो ये दो स्क्वायर बन गए मेरे, ये दो स्क्वायर बन गए मेरे, है ना, डन। तो दो स्क्वायर तो मेरे ये वाले हो गए, कौन कौन से? ये आपके सामने है, ये वाले दो स्क्वायर हो गए, 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ठीक है। 16 का तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और दो स्क्वायर ये हो गए, जो 4 ये है, तो ये कितने हो गए हमारी? 16 लेंथ बची। अब इस 16 लेंथ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 8 और 8 में, ये 8 और 8 में, और ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो 8 का स्क्वायर का एक एरिया हो गया, 8 का स्क्वायर का एक एरिया होगा, ये रहा, है ना। तो ये देखो विजुलाइज करके भी मैंने आपको बता दिया। अगर ये विजुलाइजेशन आपकी आ जाती है ना, तो आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये विजुलाइजेशन लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो थ्योरेटिकली हमें आता है करना, लेकिन आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि यार दो स्क्वायर एक जैसे, दो स्क्वायर एक जैसे, ये केस पॉसिबल है। ये चीज दिमाग में क्लिक करनी बहुत जरूरी है। या तो आप चारों, आप जनरली दिमाग में क्या क्लिक करेगा, या तो चारों के चारों स्क्वायर का एरिया सेम होगा, या चारों के चारों स्क्वायर का एरिया डिफरेंट होगा। दो का एरिया सेम, दो का एरिया सेम, ये दिमाग में क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो अब आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जानी चाहिए। ऐसे सवाल आ सकते हैं, ये दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पे। सिंपल सवाल था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया, मान लो कि एक एरिया का, एक ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट जो है, ठीक है, वो है मान लो ए स्क्वायर, ठीक है। और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया क्या रहा है हमारा? 160 आ रहा है। ये जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मतलब एक ट्रायंगल का एरिया 4 अगर होता है, तो हमारा ऐसे पूरा डिवाइड हो सकता है। तो यहां से तो पॉसिबल हो रहा है ऐसा। पर हम प्रैक्टिकली करके देखें, क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे? प्रैक्टिकली करके अगर हम देखते हैं तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो कहाँ पे दिखाऊं? जगह यहाँ पे कम पड़ रही है थोड़ी सी। तो एक बार मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, देख लेना। पीछे करके अगर लिखना हो किसी को, तो बैक करके लिख लेना यहाँ से। आओ ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ स्क्वायर, ये 8 है, ये कितना है? 20 है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 ट्राइंगल बनाने हैं। हाँ, तो 10 ट्राइंगल बनाने ना, 10 ट्राइंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया, 10 ट्राइंगुलर शीट्स, और हर एक का एरिया 4 होना चाहिए। हाँ, तो 5, 4, 2, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा हमारा? ये 20 है ना, ये 20 है और ये 8 है। हाँ, तो 4 4 के अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो 4 4 4 4 4, 4 5 20, तो 20 तो ये हो गए हमारे, ठीक है। 20 हो गए, 8 ये हैं। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, ये पॉसिबल है। तो एक का एरिया क्या आएगा? एक का एरिया सर आ जाएगा 4 इंटू 8, ये हो जाएगा हमारा 16। 16 एक का एरिया आ जाएगा। 16 एक का एरिया आ रहा है ना यार यहाँ पे? अरे 16 आ रहा है, 4 क्यों लिखा है मैंने? 16 आ रहा है ना, एक की वैल्यू, अच्छा एक की वैल्यू आ रही है 4, तो 16 आ रहा है एक का एरिया। 16 आ रहा है ना एक का एरिया, तो 16 आ गया यहाँ पे एरिया। तो भाई एक देखो, ट्रायंगल 10 कैसे हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे ट्रायंगल का बेस 4 है, इसका भी 4 है, हाइट जो है सबकी 8 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सारे के सारे सेम ट्राइंगल्स बन गए हैं, 10 इक्वल ट्राइंगल बन गए हैं एक जैसे, और सबका एरिया क्या है? 16 16 है, 160 टोटल एरिया है, तो ये भी पॉसिबल है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हेयर, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट हेयर। आई बात समझ में? देख लो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो यहाँ पे, बताइएगा जरूर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास जो है, मैं अगर मुझे लगा
कि मैं आपकी लाइव क्लास ले सकता हूँ। वैसे अब मुझे लग रहा है आज की क्लास में लाइव ले सकता था, तो ले लेनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मुझे डाउट था कि यार इफ आई विल बी एबल टू टेक कंप्लीट सेशन ऑफ अराउंड 2 आवर्स, हाँ 1 आवर 49 मिनट्स से ज़्यादा हो चुका है और मैं लगातार ले पाया, क्योंकि मैथ्स यार इज फन, मैथ्स इज फन फॉर मी, है ना। तो समवेयर समहाउ आई एंजॉयड while teaching maths. So I think that's the only reason that I have been able to taught for this long in this particular condition. बहुत बुरी हालत हो रही है, कल से हो रही है, तो जैसे जैसे क्लास हो पाई है अभी, ठीक है, रिकॉर्डेड हो गई, एटलीस्ट हो तो गई है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये डन हो चुका है, ठीक है। कल की क्लास अगर लाइव हो पाए देन आई विल बी डेफिनेटली गोइंग टू टेक इट लाइव टुमारो एट 2 PM और 12 PM, ठीक है, जो भी टाइम होगा बता दिया जाएगा आपको। और ये पूरा का पूरा कंप्लीटली मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो फॉर्मूला वाली है वो भी मैं कल ही अपलोड करूंगा, कल से आगे मैं डिले नहीं करूंगा, इस बात को मैं अश्योर करता हूं, है ना, ताकि आपको जो है एटलीस्ट 2 दिन का बफर समय, 1 दिन का बफर समय मिल जाए, ताकि आप लास्ट डे, मैं नहीं चाहता आप कुछ भी पढ़ें, कल की तारीख में हम पूरा रिवीजन खत्म कर देंगे हमारा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। 16 जून को हमारा एग्जाम है भाई, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, लगे रहो अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, मैंने बार बार आपको बोला है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मैंने इस बार टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप का जो लिंक है, जो कि टेलीग्राम चैनल से ही लिंक्ड है, आप टेलीग्राम चैनल की डिटेल में जब जाएंगे तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट्स को ये बात नहीं मालूम है, तो आप क्या करें, मैंने अलग से लिंक वो है ग्रुप का, वो डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर ही। तो जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देना, आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप तुरंत है जो है ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी XYZ जो भी डाउट्स हैं वो आप डालिए वहां पे। किसी भी सवाल में, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर डाउट है, उसको रेज करिए, तो वो मैं डेफिनेटली रिजॉल्व कर दूंगा आपका, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन चल रहा है, मजा आता है, और डाउट रिजॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे भी खुद को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं, और वो भी वर्चुअल मीडियम के थ्रू। सो दैट इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग हियर। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल में फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी तुरंत आ जाइए, जुड़ जाइए। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हो जाएं एग्जाम के बाद, तब भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके डाउट्स हो 2024 एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आप पुटअप कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, ताकि उन सब की तुरंत मदद हो सके। कल आखिरी दिन है, मैं मानता हूं परसों के दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले से रिवाइज करने की इच्छा है तो करो, अदरवाइज कुछ भी मत पढ़ो, और एकदम रिलैक्स माइंड के साथ आपको परसों के दिन एग्जाम में बैठना है। और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले 2 दिनों की, वो उसके लिए मैं आपके एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तो जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। और एग्जाम से 1 दिन पहले अगर आप पहुंच सकें अपने सेंटर पर, तो वो जरूर पहुंचे, तो उसके भी बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी है कि आप अगर एग्जाम सेंटर पे समय से पहले पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली पहुंचिए, ठीक है। 1 दिन पहले जाके, अगर उस सिटी में अगर पॉसिबल है आपका किसी अच्छे से होटल में रह के रहना, तो वो बुक कर लीजिए सेंटर के आसपास ही, ताकि आप इजीली सेंटर पे पहुंच सकें। और वो 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है, उसमें भी आप अपने होटल में जाके अगर पॉसिबल हो सके आधा पौन घंटे का रेस्ट ले लें, ठीक है, हल्का फुल्का भोजन कर लें। ये अगर आप कार्य कर सकते हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, हर कोई ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप सभी लोगों से मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका, जहां पे आपका एग्जाम सेंटर है, उस जगह पे रेलवे स्टेशन में जो वेटिंग रूम्स होते हैं हमारे, ठीक है, गेस्ट रूम्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल रहा हूँ वो, तो वहां पे आप बुक कर सकते हैं। सबसे सस्ता रूम होता है, AC रूम्स होते हैं, जो कि 250, 300, 500 रुपए में आपके पूरे दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स तक के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। वो बुक कर लीजिए। आप जब टिकट बुक करेंगे, अगर आप दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां बुक कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। उस वेटिंग रूम या जो भी उसको बोलते हैं, है ना, I'm- मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, ठीक है। तो मैं भी एक बार गया था कहीं एग्जाम बाहर देने के लिए, कोटा गया था, हाँ। तो वहां पे कोटा भाई, ये फैसिलिटी जो है हर एक जंक्शन पे नहीं होती है, तो मेन मेन जंक्शंस पे अवेलेबल होती है। तो वहां पे था, मैंने बुक किया था, मेरे मात्र 250-300 रुपए कुछ लगे थे अलग से, और बहुत इजीली जो है AC रूम मेरे को मिल गया था पूरे के पूरे 12 घंटे के लिए। तो मुझे इतनी ही जरूरत थी, ज्यादा जरूरत थी भी नहीं मेरे को, बस जाके वहां पे मॉर्निंग में जाके फ्रेशन अप होके आराम से तैयार होना था एग्जाम के लिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है रेलवे में, आप इसका यूटिलाइज करें, फायदा करें, और अपने जो भी सेंटर है उसको विजिट भी कर लें, आपके लिए फायदा रहेगा, ताकि आपको जो है
एग्जाम डी डे के दिन जो है इधर उधर भटकना ना पड़े कि भाई कहाँ पर सेंटर है कहाँ पे नहीं है, इस चीज को लेके परेशान ना होना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज कई कई कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनका 1-2 मिनट लेट पहुंचने से एग्जाम छूट जाता है, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कई ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है जो एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचते हैं, उसके बाद वहां पे इतना रोते हैं, परेशान होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बट रूल्स आर रूल्स, नो बडी कैन अलाउ यू आफ्टर द डेडलाइन। कई कई सेंटर पे कुछ कुछ होते हैं जो कि हाँ ठीक है आप लेट आए हैं 2-4 मिनट तो वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन हर सेंटर पे ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। हर सेंटर पे ऐसा नहीं होता है। जहां कर देते हैं वहां पे आपकी किस्मत अच्छी है, और जहां नहीं करते वहां पे आपकी किस्मत खराब रहेगी। तो अपन क्यों किस्मत को दोष दें, क्यों कुछ भी करें जब अपने हाथ में चीजें हैं। समय पे पहुंचे, समय से उठे। मैंने आपको बार बार बोला है कि अपनी आदत अपनी डाल लें सुबह जल्दी उठने की, और जल्दी उठ के पढ़ाई करने बैठने की, ताकि एग्जाम के दिन भी आपकी नींद समय से खुल जाए और आप अपने सेंटर पर समय से पहले पहुंच सकें। मैं तो बोलूंगा समय से, जिस जो डेडलाइन है ना सेंटर पे आने के 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाता है, तो उस 1 घंटे से भी आधा घंटे पहले कम से कम आप मैक्सिमम टारगेट रखें कि मुझे जैसे 9 बजे एग्जाम चालू हो रहा है, तो 9 की जगह आप 8 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, तो 8 की जगह आप 7:30 7:15 बजे पहुंचने का टारगेट लेके चले। पौने 8 का टारगेट नहीं ले गलती से भी, आप 7:30 बजे से पहले पहले वहां पे पहुंच जाए, ताकि किसी भी चीज की टेंशन रहे नहीं ना यार। क्यों हम किसी भी चीज को किस्मत पे छोड़ें। हमने पूरे साल मेहनत की है, 2 साल 3 साल से कई कई लोग मेहनत करते हैं, और लास्ट में एग्जाम छूटता है किस वजह से? 1-2 मिनट लेट सेंटर पे पहुंचने की वजह से। अब ये आपकी ही बेवकूफी है, इसमें किसी और दोष नहीं है, ये आपकी ही बेवकूफी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते हैं, ये आप खुद को दोष देंगे, और ये बहुत बड़ा दोष होता है। आप खुद के लिए परेशान रहेंगे, खुद को गालियां देंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, या फिर आसपास के माहौल को गालियां देंगे कि ट्रैफिक हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। नहीं, आप जो रास्ता आप आधा घंटे में कवर कर सकते हैं, अगर गूगल पे दिखाई दे रहा है, तो आप 1 घंटा पहले चलो घर से, ताकि आप जैसे 7:30 पे आप पहुंच सकते हैं 7 बजे चल के, तो आप 6:30 बजे निकलो ना यार घर से, ताकि आप 7 सवा 7 तक, ट्रैफिक भी होता है तो 7:15 तक, ज्यादा ज्यादा 7:30 तक पहुंच जाओ सेंटर पे। भाई आधा घंटे का रास्ता ज्यादा ज्यादा 1 घंटा लेगा, ट्रैफिक होगा भी तो, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो ये गलतियां अवॉइड करें, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, ये कैजुअल लेना बंद कर दें, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट जो देते हैं वो अक्सर ये गलती कर जाते हैं। सेकंड अटेम्प्ट वाला या थर्ड अटेम्प्ट वाला बच्चा शायद ही कोई होगा जो ये गलती करेगा, क्योंकि उसे मालूम होता है कि लेट आने का क्या परिणाम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का, बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's it from my side guys, thank you so much for joining me today. I hope you really had a great time. आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा जरूर सीखने को मिलेगा। So again thank you so much and all the very best to you all. Go ahead and give it your best. जो भी डाउट्स हैं आपके YouTube पे इस वीडियो के कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑल हेयर फॉर यू ऑल टिल एग्जाम। ठीक है, और एग्जाम के बाद भी मैं यही हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। लगे रहो, और इस बार सी सेट पार पक्का है।